स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग क्यूटी सेशन, जिधर आज मैं आपके लिए रिवाइज कराने वाला हूँ आपका प्यारा AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत ही शानदार एएस है, बहुत ही सिंपल एएस है। इस एएस में मैं आपको कंसेप्ट तो रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से डिटेल में रिवाइज कराऊंगा, कम टाइम में रिवाइज कराऊंगा, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चंस को भी हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी मैं बोर्ड नोट्स यूज करने वाला हूँ, ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप जाके आराम से उसको डाउनलोड करो और एंजॉय करो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आपको अगर पसंद आया तो अकेले अकेले मजे मत लेना, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन आएगा, आप सबके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस और ला सकूं, ये मेरा मन करेगा, ठीक है। तो वो काम आप जरूर कर लेना। उसके अलावा इतना सब सुन लिया और सब्सक्राइब नहीं किया, ओ सच्ची नहीं नहीं मैं नहीं मानता, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, फिर ही आप वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो, अब इतना सब इन्फॉर्मेशन दे दिया तो शुरू करते हैं फटाफट से AS7 के रिवीजन के साथ। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले नंबर AS7 नाम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये किसके बुक्स में एप्लीकेबल है पहले वो समझ लो। मान लो दो पार्टीज है, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कस्टमर। कस्टमर ने बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई तू मुझे कोई बिल्डिंग बना के दे, या हाईवे बना के दे, या ब्रिज बना के दे। तो ये AS अप्लाई कौन करेगा? जो कस्टमर है वो, या जो ब्रिज बनाने वाला बिल्डर है वो। तो ये बिल्डर्स अप्लाई करेंगे। बेसिकली दो पार्टी होती है, जो बनाने वाला है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर और जो कस्टमर है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। तो AS7 कॉन्ट्रैक्टर को एप्लीकेबल है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर हम किसकी अकाउंटिंग सीखने वाले? ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें रेवेन्यू कैसे बुक करना है, उसमें कॉस्ट कैसे बुक करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसकी हम बात करने वाले। कुछ भी आगे पढ़े उसके पहले बेसिक आइडिया देता हूं। होता क्या है, कंस्ट्रक्शन सालों साल तक चलता है ना, काफी साल तक चलता है। मान लो कंस्ट्रक्शन चलेगा 3 साल तक, तो उसके जो खर्चे हैं, क्या मैं सारे खर्चे फर्स्ट डे पे बुक कर लूं, या मैं सारे खर्चे 3 साल के बाद बुक करूं, या ओवर द पीरियड जैसे जैसे इंकर करेंगे, जैसे जैसे अक्रू होंगे वैसे बुक करूं? तो जैसे अक्रू होंगे वैसे बुक करना। सेम इज द केस विद रेवेन्यू। जो इस खर्चे करने के बाद जो रेवेन्यू कमाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से, वो रेवेन्यू कैसे बुक करना है अपने को? क्या मैं सारा रेवेन्यू डे 1 पे बुक कर लूं, या मैं सारा रेवेन्यू 3 साल के बाद बुक करूं, या फिर जब जैसे जैसे मैं कॉस्ट बुक करूंगा, जिस रेशियो में कॉस्ट बुक करूंगा वैसे ही रेवेन्यू बुक करना चाहिए। तो अपने को रेवेन्यू भी अक्रॉस द पीरियड ऑफ 3 इयर्स बुक करना चाहिए, ठीक है। तो बस कब कॉस्ट बुक करना है, कितना कॉस्ट बुक करना है, कब रेवेन्यू बुक करना है, कितना रेवेन्यू बुक करना है, वही अपने इस AS7 का पर्पस है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं, एक से ज्यादा साल तक चलने वाला है, इसीलिए। ये समझ गए आपको बात? बस अगर ये समझ गया तो हो गया AS। अरे हो गया मतलब समझ गया, ऐसा नहीं बंद कर दिया हो गया सर। आ जाओ इधर, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग। देखो, कंबाइन करना मतलब होता है ऐसे कंबाइन करना, 4-5 चीज को एक साथ ले आओ, और सेगमेंट मतलब सेपरेट करना, बराबर। तो अब जब आप एक सिंगल पार्टी के साथ, मतलब एक सेम कॉन्ट्रैक्टर है, एक सेम कस्टमर है, जब ये दो लोग एक से ज्यादा चीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक कस्टमर था ध्रुव। ध्रुव ने बोला सर एक बिल्डिंग बनाओ, बढ़िया एक पुल बनाओ, उसमें वो वाटरप्रूफ मछली चाहिए सर, एक मिनी थिएटर पिक्चर देखने के लिए सर, एक ओयो होटल सर, ओयो क्यों, समझ गए, उसके अलावा एक गोल्फ कोर्स सर। तो ये सब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसने दिया? मेरे प्यारे प्यारे मुझे ध्रुव ने दे दिया, ठीक है। अब मैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानूं, या फिर इसको मैं अलग अलग करके इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मानूं? तो आप डायरेक्टली कभी आंसर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस चेक करने पड़ेंगे। थोड़े लेमन भाषा में समझाता हूं। मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे ध्रुव ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, ध्रुव ने बोला सर इतना सा बना के देना है, ठीक है। मैंने बोला ध्रुव तू एक चीज बनवा, 10 चीज बनवा, मैं तुझे कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि तू बिल्डिंग के साथ पुल बनवा रहा तो मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, नहीं, मैं तेरे को सब अलग अलग रेट ही कोट करने वाला हूं। तू 2 चीज बनवा के सब बनवा, रेट यही रहेगा, मैं तो डिस्काउंट नहीं दूंगा। मतलब देयर इज नो डिस्काउंट, कोई नेगोशिएशन नहीं करने को रेडी हूं मैं इसके लिए। उसके अलावा हर एक कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा अलग होएगा, रेवेन्यू अलग होएगा, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग से। तो फिर इनको कंबाइन करके सिंगल ट्रीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सारे नेगोशिएशन अलग से हो रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है ना, सबका रेवेन्यू अलग, सबका कॉस्ट अलग है, तो फिर आप इसको अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो। लेकिन मान लो मैं ध्रुव को बोलता ध्रुव ये सब मिला के प्राइसिंग 230 की आ रही है, लेकिन तू मेरा क्यूटी क्यूटी ध्रुव है तो मैं तुझे दूंगा डिस्काउंट। तो एक काम कर, सब तू मेरे से इतना सब काम करवाएगा तो मैं तेरे को 20 लाख का डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने तेरे को कोट किया 2,10,000, सॉरी 210 लाख। तो जब मैं नेगोशिएट ध्रुव से एज अ सिंगल पैकेज कर रहा हूं, तो फिर आप इसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो। ये तो आसान भाषा में समझाया मैंने आपको। अब अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज देखोगे तो क्या बोलता है सुन लो।
आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग सेपरेट कब ट्रीट करोगे? व्हेन सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। उसके अलावा सेकंड, ईच एसेट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर एसेट के लिए अलग अलग नेगोशिएट कर रहे हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैंने बोला ना, तुम मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दो, तुम मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट दो, मुझे सब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब अलग अलग है मेरे लिए। उसके अलावा कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर ये तीनों मीट हो जाए तो आप सबको अलग अलग ही ट्रीट करना, ठीक है। अच्छा सर, हम कंबाइन कब करेंगे? कंबाइन तब करेंगे जब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, जब उसका नेगोशिएशन साथ में हो रहा है। उसके अलावा द कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मतलब जो काम पूल बना रहे हो वो पूल इसी बिल्डिंग में बन रहा है, जो थिएटर बन रहा है वो इसी बिल्डिंग में बन रहा है, मतलब आपस के जो असेट्स है वो इंटर रिलेटेड है ना। और आखिर में द कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली और इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक काम चलते हुए चल रहा है इसका। तो ये सारा मीट हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करोगे। अब इसको बेटर समझने के लिए दो प्यारे थियरी क्वेश्चन अपने पास फटाफट से देख लो। XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, अंडरटेक्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट हैज सेपरेट प्रपोजल्स रेज्ड फॉर ईच यूनिट। अब एक कॉम्प्लेक्स में अपन अलग अलग बनाते हैं ना टावर, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू ईच यूनिट। अब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जितने भी यूनिट बनाओगे सबका नेगोशिएशन अलग, रेवेन्यू अलग, कॉस्ट अलग, तो इसको सेपरेट करे या कंबाइन करे? तो सिंपल सी बात है, सेपरेट कर देना सर, बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अपने पास एक और थियरी क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो ये वाला है, वो देखो क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड नेगोशिएट्स विद BPCL फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंचाइज रिटेल पेट्रोल आउटलेट स्टेशंस, ठीक है। Based on proposal submitted of different zonals of BPCL, final approval for one outlet each in zone A, B, C, D is awarded to X. अब इतने सारे आपको आउटलेट बनाने हर एक जोन के अंदर। एग्रीमेंट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हुआ है, इज एंटर्ड विद द BPCL फॉर 490 लाख। अब आप बोलोगे सर सिंगल डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट हुआ है तो ये तो सिंगल हो गया सर, इसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो। आगे पढ़ो, एग्रीमेंट लेज डाउन वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द 4 आउटलेट्स। उसमें एग्रीमेंट में हर एक आउटलेट का वैल्यू अलग से दे रखा है, इन एडिशन टू इंडिविजुअल कंप्लीशन टाइम। अब ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट साथ में लिया है तो साथ में मिला के 4 साल में कर लेना, बोला हुआ है कि पहला जोन का काम 1 साल में हो जाना, सेकंड जोन का काम 1 और साल में हो जाना। तो ऐसे तुमको बता रहा है इंडिविजुअली कि ये इसका रेवेन्यू है, ये इसका कंप्लीशन टाइम है, बराबर। तो दिखने में भले ही वो एक सिंगल पेपर में प्रेजेंट किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानोगे, क्योंकि टाइम कंप्लीशन अलग से मालूम है, रेवेन्यू अलग से मालूम है, बराबर। प्रोपोजल्स भी हमने अलग अलग जोन के सबमिट किए थे, ठीक है। तो इस केस में आप इन सबको भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ये बेसिक थियरी के ऊपर कभी 4-5 मार्क क्वेश्चन आ तो कर लेना भाई, सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले अपने को 2 चीजों का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वाला कैलकुलेशन और एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला कैलकुलेशन। मैं आपको दोनों समझाता हूं फटाफट से। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आता है सर? जो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्री की है वो। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि यार मैंने जब रेवेन्यू बताया था ना, मान लो मैंने बोला था कि आपको पता है ना ये अपन एएस किसके बुक्स में करे, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में। तो मान लो जब कॉन्ट्रैक्टर ने, जैसे मान लो अपन सब कॉन्ट्रैक्टर है, अपन ने जब रेवेन्यू कोट किया तो 100 करोड़ कोट किया, मान के खर्चा ज्यादा होएगा नहीं। अब कंस्ट्रक्शन करते करते समझ में आ रहा है कि यार खर्चा तो बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया तो कभी कभी मेरा कस्टमर अच्छा होता है, मैं उसको जाके बोलता हूँ अरे यार तेरी बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा खर्चा लग गया, थोड़ा रियम्बर्स कर देना। तो उसको बोलता है अग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन। कभी कभी होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपका खर्चा अगर इतने से बढ़ गया तो हम रेवेन्यू को उतने से एक्सक्लेट कर देंगे, वो अग्रीड वाला, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा मटेरियल मेरे को लगता है कि 100 लाख तक लगेगा खर्चा, बट अगर मान लो 100 के बदले 120 लाख लग गया तो कस्टमर बोलता है चल मैं रियम्बर्स कर दूंगा। तो जो भी अग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा क्लेम्स ओनली फॉर विच कस्टमर विल एक्सेप्ट एंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब एक क्लेम्स का मतलब क्या होता है समझाने का ट्राई करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अब मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ कस्टमर के लिए, उस बिल्डिंग पे कोई ऑफिसर आया, वो बोला कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो मैं आया, मैं बोला मैं हूँ, तो बोलता अच्छा बिल्डिंग बन रही है, अच्छा कच्ची सीमेंट का उपयोग हो रहा है, अच्छा मैं ऑफिसर हूँ, मेरी मुट्ठी ठंडी है, मेरी मुट्ठी थोड़ी गर्म कर दो। तो मैंने बोला लाओ आंख में डालता हूं आपकी मुट्ठी, तो बोलता है ना 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 ना, मुट्ठी गर्म करो मेरी। तो कभी कभी क्या होता है किसी लोकल अथॉरिटी को थोड़ा सा पैसा अपने को देना पड़ता है। अब ये तो कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया,
कस्टमर कभी कभी अच्छा होता है अपना, कस्टमर बोलता है चल ठीक है, तूने वो ऑफिसर को काम रुके नहीं इसके लिए पैसा दिया, कस्टमर अपने को वो कभी कभी रीएम्बर्स कर देता है, उसको बोलते हैं क्लेम्स। तो वो क्लेम्स भी आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे, प्रोवाइडेड वो कस्टमर एक्सेप्ट करे। कभी कभी कस्टमर खड़ूस होते हैं, बोलता है तुम ऑफिसर को क्यों नहीं मना पाए, अभी तुमने उसको रिश्वत दी, अब तुम जाना तुम्हारा काम जाने, मैं तुमको कुछ पैसा नहीं दूंगा, तो फिर वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये 3 चीज समझ गए आपको सब लोग को। उसके अलावा इंसेंटिव पेमेंट, मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने बोला मैं 3 साल में कर दूंगा कंप्लीट, कस्टमर बोलता है 3 साल छोड़, अगर तूने 2.5 में कंप्लीट करके दिखाया तो 1 चुम्मी और 1 करोड़ रुपया इनाम। क्या बोला? 1 चुम्मी और 1 करोड़ रुपया इनाम, ये दोनों दे देगा, उसको बोलते हैं इंसेंटिव पेमेंट। तो अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस है, अब देखो आप इतने साल से बिल्डिंग बना रहे हो, एक अंदाजा लग जाता है, अगर आपको लगता है कि आप वक्त से पहले ये इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाओगे बाय अचीविंग द टारगेट, तो फिर इसका भी जो पैसा है वो आपके रेवेन्यू में ऐड होएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे तो इसको कंसिडर मत करना। उसके अलावा एनी अदर पेमेंट्स ड्यू टू वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी होता है ना, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, साथ में वो कस्टमर बोलेगा अरे बिल्डिंग के साथ जरा एक स्विमिंग पूल भी बनाई दे, है ना, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन लाता है, तो वेरिएशन लाएगा तो मैं बोलेगा ना ज्यादा पैसा लगेगा भाई, तो वो जो भी पैसा मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ वेरिएशन के लिए वो भी आ जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर। ठीक है? उसके अलावा पेनल्टीज, दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे इंसेंटिव में क्या हुआ था, 3 साल का मैंने टारगेट दिया, अगर मैंने 2.5 में अचीव कर लिया तो इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन कस्टमर एक और चीज बोलता है, वो बोलता है अगर तू 3 साल से ऊपर समय लग गया तुझे बनाने में, है ना, अगर कॉन्ट्रैक्टर को 3 ईयर्स के ऊपर समय लग गया तो फिर आपके रेवेन्यू में से हम 5% काट लेंगे, उसको बोलते हैं पेनल्टीज। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि यार ये पेनल्टी भरना पड़ेगा मुझे, तो फिर आप उसको रेवेन्यू में से लेस कर देना। अब ये सब एस्टीमेट के बेसिस पे होता है, डे 1 पे बैठ के अंदाजा लगाते हैं। सर अंदाजा बदल गया तो उसकी अकाउंटिंग में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बट डे 1 पे अपन सारे अंदाजा लेके चलते हैं कि अपना रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, या तो इंसेंटिव मिलेगा या पेनल्टी लगेगी, दोनों नहीं हो सकता। आप ये दोनों नहीं बोल सकते कि मुझे एक्सपेक्टेड है इंसेंटिव भी मिलेगा और एक्सपेक्टेड है पेनल्टी भी लगेगी, अरे ऐसे कैसे, या तो इंसेंटिव मिलेगा या पेनल्टी लगेगी ना, ध्यान रखना ये। ठीक है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बातें हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना क्यों होता है अपने को, क्योंकि यही रेवेन्यू तो अपन ओवर द पीरियड बुक करेंगे ना यार अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? अब एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के लिए अपने पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लेता हुआ चलूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चलेगा आपका। ठीक है? फटाफट से यहाँ आ जाओ, अपने पास था मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 2। टेंशन मत लो, ये जो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है ये भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और वहां डाउनलोड कर लेना। ठीक है? आ जाओ, क्या बोलता है अभी, ये देखो मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है? रिवीजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ, लिख के प्रैक्टिस करना ही है आपको, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, भूल चुके होगे, तो मैं आपको रिकॉल कराने में हेल्प करूंगा, बट लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, एटलीस्ट जहां मैंने एलडीआर लिख के रखा है, एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है? चलो आ जाओ, क्या बोलता है सुन लो। 5 माले का बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, फिक्स्ड अग्रीड प्राइस 5 करोड़ रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मटेरियल एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन द मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मान लो आपका खर्चा लगता है मटेरियल में 100 लाख का, आपने अंदाजा लगाया, ठीक है, ये अपना अग्रीड है, तो अगर इसके ऊपर 20% तक गया, मतलब 120 तक गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का हम अप्रूव नहीं करेंगे, कस्टमर उसके ऊपर अप्रूव नहीं करेगा। मतलब आपका मटेरियल कॉस्ट ओरिजिनली वॉज 100 लाख एस्टिमेटेड, अगर उसके ऊपर 20% तक कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो वो रियम्बर्स कस्टमर कर देगा, उसके ऊपर नहीं करेगा। लेबर में सेम चीज बोलिए, लेबर एस्केलेशन अप टू 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। अगर वेजेस अंदाजे से 30% ऊपर देना पड़ गया, 30% तक कस्टमर रियम्बर्स करेगा। अगर मान लो 40 या 50% इंक्रीज हो गया तो कस्टमर से 30% तक रियम्बर्स करेगा अपने को। ठीक है? अब करना क्या सर इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू में आएगा, देखते कैसे आगे। इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन लेस देन 2 years 10 months, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है? इन केस कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 years and 2 months, पेनल्टी लगेगी। तो या तो इंसेंटिव या पेनल्टी। ठीक है? अब अंदाजा क्या बोलता है, एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट AB एज अ रीजन टू बिलीव दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 2 years 8 months। अपना टारगेट 2 साल 10 महीने का था, उसके पहले हो जाएगा तो आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा। तो एक काम करते हैं, मैं बाजू में रेवेन्यू लिखता हुआ चलता हूं। आपके रेवेन्यू में फिक्स प्राइस आएगा 5 CR का, उसके अलावा जो ये इंसेंटिव है वो आएगा। अब अगर इंसेंटिव आया तो पेनल्टी नहीं आएगा ना, ध्यान रखना। उसके अलावा और क्या है, आगे बोलता है लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 CR, ठीक है, बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेजेस, हाउएवर द कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है? तो लेबर कॉस्ट 1.2 CR एस्टिमेटेड था, ये इतना तो अपन ने रेवेन्यू में इंक्लूड कर लिया रहेगा, मतलब इसका तो अपन ने रेवेन्यू में पैसा ऑलरेडी रिकवर कर लिया रहेगा। अब वेजेस कितने से बढ़ गए, 25% से बढ़ गए, मतलब 1.2 CR इंटू 25% आएगा 0.3 CR। ठीक है? क्या इतने वेजेस हम सामने वाले से रियम्बर्स करवा सकते हैं क्या? तो क्या बोला था, 30% तक रियम्बर्स करवा सकते हो, ये मैक्सिमम है।
बराबर। तो आप 30% मत लेना, क्योंकि आपका ओरिजिनली सिर्फ 25 से इंक्रीज हुआ है, तो आप इतना ही रिएम्बर्स करवाना, तो आपके रेवेन्यू में 0.3 CR भी जुड़ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे उसके बाद मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40%, बट मटेरियल कॉस्ट हम सिर्फ 20% तक अप्रूव करेंगे ना, कस्टमर से 20% तक अप्रूव करेगा। आगे द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू एस्केलेशन 40% एस्केलेशन इज 80 lakhs। अब फर्क देखो, लेबर कॉस्ट में अपने को टोटल खर्चा दिया लेबर कॉस्ट का ओरिजिनल, और बोला 25% से बढ़ गया, बराबर। तो आपने इंक्रीज का अमाउंट निकाला 0.3 CR और जोड़ दिया। मटेरियल में आपको डायरेक्टली इंक्रीज का अमाउंट दिया हुआ है, बोलता है द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट इज 80 lakhs। जो 40% से बढ़ा वो 80 lakhs है, ठीक है। तो डायरेक्टली इंक्रीज का आपको अमाउंट दिया हुआ है कि 40% के हिसाब से 80 lakhs बढ़ गया, ठीक है। लेकिन मटेरियल में सिर्फ 20% वॉज अप्रूव्ड, तो आप यहां करोगे 20% और करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 40 लाख, तो आप 0.4 CR जोड़ दोगे। तुमको फर्क समझ रहा है क्या दोनों के अंदर? वापस से लेबर वाले केस में हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है 1.2 CR, और इसके ऊपर 25% चला गया, तो मैंने इसके ऊपर इंटू 25% किया। मटेरियल में अपने को इंक्रीज का अमाउंट दिया हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट 80 लाख से बढ़ गई, एंड दैट 80 lakhs रिप्रेजेंट्स 40%, बट रियल में आपको अप्रूव्ड से 20% तक का ही था, तो मैं 20% निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, सिंपल। आगे फिर क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना होगा, तो 5 + 0.5 + 0.4 + 0.3 आएगा आपका 6.2 CR। यह आपका यहां तक का रेवेन्यू हो जाएगा। मजा आ गया सर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आगे पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, assume that in year 2012 XY has requested AB to increase the scope of the contract an additional floor। अब जब स्कोप बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हुआ वेरिएशन, तो मैं एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा ना, तो बोलता है एडिशनल फ्लोर के लिए 1 CR मैंने चार्ज किया, तो ये भी आपके रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा 1 CR करके। उसके अलावा बोलता है AB हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20 lakhs फॉर गेटिंग लोकल अथॉरिटी अप्रूवल। थोड़ा पैसा खिलाना पड़ गया है ना। इट विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम XY इन एडिशन टू द इंक्रीज इन फिक्स्ड फी, मतलब ये कस्टमर रिएम्बर्स कर देगा। तो जो भी आप लोकल अथॉरिटी को पेमेंट करते हो, अगर कस्टमर बोलता है कि चल मेरे से ये पैसा ले जाना, मेरे से क्लेम का पैसा ले जाना, तो अपन ऐड करेंगे रेवेन्यू के अंदर। तो ये हो गया 0.2 CR, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 7.4 CR। तो सेकंड वाले पार्ट में आपका रेवेन्यू हो जाएगा 7.4 CR आफ्टर कंसिडरिंग दीज टू इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे मैंने आपको शानदार तरीके से प्रेजेंट करके भी दिया हुआ है। क्लियर? 6.2 पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में 7.4। आई होप यहां तक अब मेरे राजा लोग को सबको क्लियर है। पक्का स्लो गया अपन अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? कुछ क्वेरी रह गई तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, पूछ लेना, टाइम मिला तो जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का अपन ने बात किया कि रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे होएगा। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कि सब रेवेन्यू आज बुक कर दो, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू निकाला। मैं ये नहीं बोला कि रेवेन्यू आज बुक हो जाएगा, ये रेवेन्यू अक्रॉस पीरियड, जितना समय चला कंस्ट्रक्शन उतने समय बुक करेंगे अपन, ठीक है। तो रेवेन्यू एडी की तरह आज मत बुक कर लेना। सेम अप्लाइज टू द कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब इसकी बात करते हैं। जैसे रेवेन्यू में कैलकुलेशन है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का भी कैलकुलेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है जो भी आपके डायरेक्ट खर्चे लगते हैं, वो मटेरियल वाले खर्चे, लेबर के खर्चे, ओवरहेड्स वाले खर्चे, दो भी डायरेक्ट खर्चे, एक तो वो आते हैं। उसके अलावा costs that are attributable to the contract activity in general and can be allocated to the contract। What is the meaning of this? कभी कभी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करने में आप कोई दूसरे असेट यूज कर रहे हो, मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बुलडोजर यूज कर रहा हूँ, तो बुलडोजर का जो डेप्रीसिएशन है वो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सर वाई ओनली डेप्रीसिएशन? देखो, बुलडोजर का मान लो लाइफ 10 साल है, बट मेरा कंस्ट्रक्शन 3 साल चला है, मतलब बुलडोजर के 10 साल में से मैंने 3 साल ही उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, तो उसका जो 3 साल का डेप्रीसिएशन है मैं सिर्फ वही ऐड कर सकता हूं। उसको बोलते हैं जनरल ओवरहेड्स विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। बराबर, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। साइट लेबर कॉस्ट, साइट सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कंस्ट्रक्शन करने में जो भी खर्चा डायरेक्टली रेलिवेंट है वो सारे इसमें कंसिडर हो जाएंगे। अदर कॉस्ट जो भी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है वो सारे। क्या आपको यहां तक क्लियर है क्या? यस। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल खर्चों के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आने चाहिए। जनरल एडमिन ओवरहेड्स फॉर विच रीइंबर्समेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे खर्चे जो आप इंकर कर चुके बट उसको आपने अपने रेवेन्यू में रिकवर नहीं करा है, वो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा सेलिंग कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग कॉस्ट? मान लो एक बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी,
ठीक है। अब बिल्डिंग बनाने का खर्चा एक अलग होता है। उसके अलावा बिल्डिंग बनाने के बाद काफी बिल्डर्स फ्लैट बेचने के लिए एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, तो जो उन्होंने एजेंट अपॉइंट करे उसको भी वो कमीशन देते हैं, उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आप बेचोगे, उसका सेलिंग कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब ये बनाने का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट मतलब इसको बेचने का खर्चा। तो सेलिंग कॉस्ट आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट विच वाज आइडल, अगर ऐसा कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो आपने कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं करा, तो उसका डेप्रिसिएशन आप भूल से भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जोड़ना मत। क्या आप सबको क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बराबर, या तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट उसको बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ये समझ गया, ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। अब आइए अपन आगे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप एक बिल्डर हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। पहला होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने क्या बोला, सपोज कस्टमर आया, बोला एक बिल्डिंग बना के दो 7 माले की, मैंने बोला 70 लाख रुपए लगेंगे, इट विल टेक 70 लैक्स, इतनी सस्ती, मान लो 70 लाख रुपीज लगेंगे, तो मैंने एक लमसम कोट किया ना, उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि देखूंगा मेरा खर्चा कितना लगा, उस हिसाब से बताऊंगा, नहीं, वो पहले मेरे माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है कि मेरे को बिल्डिंग बनाने में खर्चा इतना लगेगा, चल तू मुझे लमसम इतना दे देना। तो कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। हाँ, फिक्स्ड प्राइस का ये मतलब नहीं होता जो प्राइस बोलते हैं पत्थर की लकीर। कभी कभी होता है खर्चे ज़्यादा लग गए तो वो खर्चे मैं थोड़े रिएम्बर्स करवा लूंगा, एस्केलेशन होते हैं कभी कभी, कुछ इंसेंटिव्स आ सकते हैं कभी कभी, कोई क्लेम्स की बातें हो सकती है यहाँ, बट मोटा मोटी एक रफ अमाउंट फिक्स होता है इसके अंदर। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस है आपके वो इसी के ऊपर है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बराबर। दूसरा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? इसके अंदर क्या होता है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बोलता हूं देख मेरा जो भी खर्चा लगेगा, है ना, प्लस 20% मार्जिन उतना मुझे दे देना। मुझे नहीं पता खर्चा कितना लगेगा, कभी कभी होता है ना कंस्ट्रक्शन थोड़ी अजीब सी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को समझ नहीं आता है कि है ना उसका खर्चा कितना लगेगा, तो वो बोलता है देख जो भी खर्चा लगेगा आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, तुझे बता दूंगा। मेरा खर्चा मान लो 1 करोड़ रुपया लगा, उस पर 20% मार्जिन 1.2 लाख 1.2 CR दे देना। मान ले मेरा खर्चा 1.5 CR लगा, तो उस पर 20% मार्जिन मुझे कितना दे देना, 1.8 CR बराबर। तो नॉर्मली ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर तब चूज करेगा जब ही इज नॉट श्योर कि खर्चा कितना लग सकता है, बट अगर उसको अंदाजा है तो वो फिक्स्ड प्राइस बोलेगा, क्योंकि कमाने का ज्यादा स्कोप इधर है ना, इसलिए। सबको समझता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? परफेक्ट। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। अब ये क्या मेथड है पहले आप समझने का ट्राई करना। मैंने जब ये रिवीजन वीडियो शुरू किया था मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना। क्या बात बताई थी मैंने बोला था जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, मान लो 3 साल चलेगा काम, तो खर्चा आप 3 साल में बुक करोगे। सिमिलरली जो रेवेन्यू है वो भी अक्रॉस 3 साल बुक होगा। लेकिन अब अक्रॉस 3 साल जब बुक होगा तो कैसे बुक करेंगे? आप ऐसा बोलोगे क्या, सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 90 CR था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर डिवाइड बाय 3 कर दो, हर साल 30 बुक कर दो। ऐसा किया तो भाई फिर मजा आ जाएगा जिंदगी का, कर मत देना येड़े की तरह ऐसा। क्यों? आपको रेवेन्यू मैंने बोला अक्रॉस 3 इयर्स बुक करना है, ये नहीं बोला इक्वली बुक कर देना 3 इयर्स में। तो सर कैसे करेंगे? तो इट डिपेंड्स कि आपका हर साल काम कितना कंप्लीट हो रहा है। मान लो चलो मैं आपको ऐसा बोल दूं, मैं आपको 3 साल तक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मान लो अब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में ही 60% पोर्शन कंप्लीट करा दिया, तो बताओ मेरा रेवेन्यू कितना अक्रू होना चाहिए? मैं बोलूं जितना भी पैसा आपसे मैंने फीस लिया उसका 60% अक्रूड ना हो, बराबर। अच्छा, सेकेंड ईयर में मैंने आपको बैलेंस 30% पोर्शन करवाया, तो बाकी 30% रेवेन्यू सेकेंड ईयर में अक्रू हुआ रहेगा, और बाकी थर्ड ईयर में से 10% पोर्शन पढ़वाया, तो 10% रेवेन्यू बुक करना चाहिए थर्ड ईयर के अंदर। बस एग्जैक्टली सेम लॉजिक आप लगाओगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, कि जितना परसेंटेज काम हुआ है उतना परसेंटेज आप रेवेन्यू बुक करना हर साल। अब वो काम कितना परसेंट हुआ है मेरा हर साल, बस उसी के लिए अपने पास है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, कि हर साल कितना काम मेरा हो चुका है, ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ठीक है। अब ये निकालने के अपने पास क्यों निकाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये निकालने के अपने पास है ना कम से कम 3 मेथड है। इसमें से पहला वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी थियोरेटिकल है, सुन लो फिर भी। पहला क्या है, पहला हम निकाल के एस्टिमेट लगाते हैं कि खर्चा फर्स्ट ईयर में कितना हुआ कंपेयर टू टोटल खर्चा कितना लगना चाहिए था इंटू 100। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल मान लो मेरा अंदाजा है कि टोटल कॉस्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट में होगा 100 करोड़,
ठीक है। उसमें से फर्स्ट ईयर में आई हैव इनकर्ड 30 करोड़, मतलब मेरा कितना परसेंट काम हो चुका है, मैं बोलूंगा 30 CR डिवाइड बाय 100, मेरा 30% काम हो चुका है, बराबर। तो अब मैं कॉस्ट बुक करूंगा 30% की, मैं कॉस्ट बुक करूंगा 30% की, ठीक है। अब मैं रेवेन्यू भी कितना बुक करूंगा, जितना भी टोटल रेवेन्यू है मैं रेवेन्यू में उसका 30% बुक करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेवेन्यू वाज 120, तो 120 का लूंगा 30%, दैट इज हाउ मच 36 CR। तो जब मैं बनाऊंगा PNL तो एक तरफ दिखाऊंगा कॉस्ट 30 CR, एक तरफ दिखाऊंगा रेवेन्यू 36 CR। सिंपल। 36 कैसे आया, मैंने इक्वली बोला कि डिवाइड बाय 3 करो, नहीं, मैंने बोला जितना परसेंट काम हुआ है उतना अपन रेवेन्यू बुक करेंगे। तो यहां मैंने कितना काम हुआ कैसे निकाला, कॉस्ट के बेसिस पे, टोटल कॉस्ट में से कितना खर्चा मैंने ये साल इंकर कर दिया उसके बेसिस पे। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरा है सर्वेस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम काम करते रहते हैं, जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा हम एक सर्वेयर को बुलाएंगे, है ना। सर्वेयर आएगा, देखेगा अच्छा काफ़ी काम हो गया है, तो वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि चलो मैंने सर्वे किया था इस बिल्डिंग को और मुझे लगता है इसमें 30% काम हो चुका है। तो जो सर्वेयर ने उस सर्टिफिकेट में परसेंटेज लिख दिया, उतना परसेंट काम हो चुका है, हम रेवेन्यू उतना परसेंट बुक कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ वर्क, सॉरी, कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। इसका मतलब मान लो 10,000 स्क्वायर फुट का टाइलिंग का अपने को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि एक इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा ज़मीन है, अपना बंगला है, और वो पूरे बंगले में आपको टाइलिंग करके देनी है, टाइलिंग और पेंटिंग, ठीक है। तो अपन ने एरिया निकाला कि चलो पूरे बंगले का एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट। अब आप मान लो एक साल तक काम चला, एक साल में 3,000 स्क्वायर फुट जितना टाइलिंग और पेंटिंग हो चुका है, मतलब 30% काम हो चुका है। उसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन। जितना काम दिया उसमें से कितना प्रोपोर्शन में काम हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तीनों में से नॉर्मली कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन में आता है पहला वाला, ठीक है, क्योंकि मजा उसी के अंदर, कैलकुलेशन उसी के अंदर है, बाकी सब तो उनको डेटा देना पड़ेगा फिर आपको। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालोगे। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, आप करंट ईयर में कितना खर्चा इंकर कर चुके हो। मान लो 100 करोड़ में से मैंने करंट ईयर में 30 CR इंकर कर लिया, तो ये जो करंट ईयर में आपने खर्चा इंकर किया ना, इसको प्यार से कॉन्ट्रैक्ट WIP भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है ये बताओ करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट WIP कितना है, मतलब बेसिकली पूछ रहा है करंट ईयर में खर्चा कितना बुक करना है, क्या करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ है, सिंपल। उसके अलावा एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन करंट ईयर इंक्लूड्स वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। ये मुझे किसी क्वेश्चन में काम आएगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने ये नहीं बोला करंट ईयर में खर्चा कितना किया, उन्होंने बोला करंट ईयर में इतना वर्क सर्टिफाइड हुआ, इतना वर्क अनसर्टिफाइड है, तो दोनों के लिए आपने खर्चा किया रहेगा ना यार, तो इतना खर्चा आपका करंट ईयर में हो चुका है, सिंपल। तो कभी कभी वो ये ना देकर वो ये दो डेटा देगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। अब चलो चीज़ों को बेहतर समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मेरा टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ईयर 1 इज 30 CR, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन फ्यूचर 40, मतलब 40 इज नॉट द टोटल कॉस्ट। वो बोलता है 30 तो आज इंकर कर चुके, मेरा अंदाजा बोलता है कि ये 30 के अलावा आने वाले सालों में 40 CR और इंकर करना पड़ेगा। मतलब व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट 30 + 40 70, एस्टिमेटेड होता है ये वाला पार्ट। 70 में से आज 30 इंकर कर चुके, 40 इंकर करना बाकी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 85 CR, क्या बोलता है कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 1। सर कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, समझने का ट्राई करना। मान लो PNL है, मैं आपको समझाऊंगा, PNL के फॉर्मेट से इजीली समझेगा आपको। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है मैं यहां लिखूंगा। अब करंट ईयर में खर्चा कितना हो चुका वो तो पता ही है अपने को, 30 CR, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। मजा आएगा, रेवेन्यू कितना बुक करेंगे, तो मैंने क्या बोला इक्वली बुक करने का रेवेन्यू। ऐसा बोलेंगे क्या कि डिवाइड बाय 3 ईयर्स, डिवाइड बाय 5 ईयर्स, नहीं, जितना परसेंटेज काम हुआ है उसके हिसाब से। अब काम कितना परसेंट हुआ है, तो उसमें आप लेते हो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की मदद से, आप बोलोगे खर्चा मैं कितना इंकर कर चुका डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। अब यहाँ टोटल कॉस्ट दिया हुआ नहीं था आपको, बट ये बोला हुआ था 30 में इंकर कर चुका, 40 में और इंकर करने वाला हूँ, तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, डिवाइड बाय 30 + 40 दैट विल बी इक्वल टू 70 CR। तो 30 डिवाइड बाय 70 × 100, बड़ा कॉमन सेंस वाला चीज़ है, बट फिर भी आपको बता के रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आएगा 42.86% अप्रोक्सीमेटली, इतना परसेंट आपका काम हो चुका है। तो आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, जितना भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से 42.86 बुक कर लेना। तो आपका टोटल रेवेन्यू वाज 85 × 42.86%, दैट इज 36.43, इतना आप रेवेन्यू बुक कर लोगे। अब इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, एक मैन्युफैक्चरर का ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वैसे ये बिल्डर का ट्रेडिंग अकाउंट है, एक कॉन्ट्रैक्टर का ट्रेडिंग अकाउंट है। तो बस ये कॉस्ट बुक किया, रेवेन्यू बुक किया, इस तरफ बचेगा, अपन बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर 6.43 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये ईयर 1 की मैंने बात की,
तुमको समझा, एक रफ आइडिया आया कैसे करना है क्वेश्चन को? ये तो मैंने देखो बता भी रखा है कि सपोज आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गई, प्रॉफिट आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। सिंपल, क्लियर है वाला पार्ट क्या? अभी रेवेन्यू कैसे बुक किया? इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज कंप्लीशन। सिंपल, ठीक है। चलो आगे। अब मैं आपको एक नए कंसेप्ट से रूबरू कराऊंगा, वो है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट? देखो अब होता क्या, सुनना। लॉस मेकिंग मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका लॉस होना तय है ना? तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उसमें इंटरव्यू करूंगा। अच्छा, लॉस मेकिंग मतलब मान लो खर्चा आएगा 100 करोड़, रेवेन्यू आएगा सिर्फ 90 CR का, बराबर, उसको बोलते हैं लॉस मेकिंग। खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर खर्चा अगर ज़्यादा लगने वाला है तो इसमें काहे एंटर कर रहे हो सर, माथा खराब है क्या? सुनो मेरी बात, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला, मान लो ये जो भी कंपनी है इसको अपना मार्केट में नाम बनाना है ना? तो इनिशियली लोग थोड़ा लॉस बेयर करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाना चालू किया, ठीक है, तो मैं सपोज मैंने एक जगह लिया, स्टूडियो लिया भाड़े पे 1 लाख रुपए का, है ना, और मान लो मेरे स्टूडियो में से 2 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो नुकसान हो गया ना मेरा। फिर भी पढ़ाऊंगा उनको, क्यों? मुझे नाम बनाना है मार्केट में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सिमिलरली कभी कभी कंपनी लॉस बेयर करने को रेडी होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू एंटर इन टू द मार्केट, पहला। दूसरा, ये इसका रीजन ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो आपको लगा था खर्चा कम लगेगा, है ना? अब जैसे जैसे 2-3-4 महीने बीते, मालूम पड़ा भाई खर्चा तो एक्सीड करने वाला रेवेन्यू से। तो वो बाद में मालूम पड़ा, अब ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट से मूव कर सकते हो नहीं, बिकॉज लीगली आप बाउंड हो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए। तो वो भी हो सकता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर लॉस मेकिंग है तो क्या करना है? कंजर्वेटिज्म आएगा बीच में और बोलेगा लॉस मेकिंग वाले केस में सारा लॉस आज ही बुक कर लेना। जैसे प्रॉफिट में क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखोगे, टोटल कॉस्ट वाज 70, टोटल रेवेन्यू वाज 85, तो मेरा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कितना है? 15 का। तो मैंने 15 का प्रॉफिट आज बुक कर लिया गया? नहीं, मैंने क्या बोला, जितना काम हुआ है उतना ही रेवेन्यू बुक किया और प्रॉफिट भी उतना ही बुक हुआ। आपको एक आइडिया दूं क्या? मान लो प्रॉफिट 15 CR था, ठीक है, तो 15 CR इंटू परसेंटेज कंप्लीशन करोगे ना, 15 CR इंटू परसेंटेज कंप्लीशन करोगे तो सेम अमाउंट प्रॉफिट का आएगा। वैसे तो आपने बैलेंस शीट फिगर लिया, बट आप देख रहे हो जब प्रॉफिट बुक किया मैंने, तो प्रॉफिट पूरा 15 का आज नहीं बुक किया मैंने, प्रोपोर्शनेटली बुक किया प्रॉफिट। लॉस में ऐसा नहीं होता है। जब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा लॉस आज बुक करना है, ठीक है। अब इसको बेहतर समझने के लिए एग्जांपल लूंगा। मान लो कॉस्ट इंकर्ड इन ईयर 1 इज 30 CR, फ्यूचर कॉस्ट एक्सपेक्टेड इज 40 CR, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया? 70 CR का। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मान लो 60 CR है। अब ये हो गया लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉस मेकिंग में आप ये मत बोलना सर मैं कॉस्ट पूरा 70 बुक कर लेता हूं, मैं रेवेन्यू पूरा 60 बुक कर लेता हूं, ये ले मेरा आ गया लॉस, बुक इधर 10 CR का है। ऐसा मत बुक करना। लॉस 10 आना चाहिए आपका, बट आप कॉस्ट और रेवेन्यू पूरा नहीं बुक करोगे, वो तो आप एज पर परसेंटेज कंप्लीशन ही बुक करोगे। तो फिर सर कैसे करें? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप है ये देखना कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो मैं कंपेयर करूंगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू 60, टोटल कॉस्ट 70, लॉस तो है सर, ठीक है। बुक कैसे करें? तो आप बनाओगे अपना प्यारा P&L। आप बोलोगे मेरा कॉस्ट कितना है? 30 CR सर। अच्छा, मेरा रेवेन्यू कितना है? वही प्रोपोर्शन में निकालना पड़ेगा आपको। देखना पड़ेगा व्हाट इज माय परसेंटेज कंप्लीशन, 42.86, और उसको आप टोटल रेवेन्यू पर अप्लाई करोगे तो इतना रेवेन्यू बुक करना है। तो आपका रेवेन्यू बुक कितना आया? 25.72। तो जब आपने कॉस्ट और रेवेन्यू बुक किया तो ऑलरेडी कितना लॉस आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे 30 माइनस 25.72, तो 4.28 का तो लॉस बुक हो रहा है। लेकिन लॉस इतना नहीं, लॉस पूरा बुक होना चाहिए। तो जो भी एक्सेस लॉस है, देखो 10 का लॉस बुक होना चाहिए, 4.28 तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो जो एक्सेस लॉस है उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको, बराबर। तो देखो मैंने दिखाया हुआ इधर, एक्सेस लॉस एंड प्रोविजन इन ईयर 1, टोटल लॉस 10, लॉस ऑलरेडी बुक्ड 4.28। देखो मुझे भी आया ना, लॉस ऑलरेडी बुक्ड 4.28। ऑलरेडी मतलब जो कॉस्ट और रेवेन्यू बुक करने से जो लॉस दिख गया ऑलरेडी, वो उसको बोलते हैं लॉस ऑलरेडी बुक्ड। जो बचा हुआ लॉस है वो बुक करना पड़ेगा, बट वो लॉस बुक करने का मतलब कैसे बुक करेंगे? डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा ना, तो प्रोविजन बनाएंगे उसका। तो अपन बोलेंगे लॉस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब P&L के लेजर में आप बोलोगे टू प्रोविजन, समझ रहे हो तुम? तो लॉस टू प्रोविजन। अब P&L के लेजर में आप उल्टा नाम लिखते हो ना, तो बोलोगे टू प्रोविजन, ऐसा टू प्रोविजन फॉर एक्सेस लॉस 5.72। जैसे ही आप ये करोगे आपका यहां लॉस 10 का दिखेगा। जैसे प्रॉफिट वाले केस में इस तरह दिखता है बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, वैसे प्रोविजन बुक करने के बाद लॉस वाले केस में इस तरफ क्रेडिट साइड पे दिखेगा लॉस 10 CR का। सिंपल, ये होता है जब देयर इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहां मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल से एक बेसिक आइडिया आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा
तब तो अपने को और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक रिकॉल होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और कंसेप्ट बता दूं मैं आपको, कभी कभी क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते रहे हो लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल आउटकम पता नहीं होता है कि यार मेरे खर्चे लगने कितने वाले, अंदाजा लगा नहीं पा रहे, है ना। एडी चोटी का जोर लगा लिया फिर भी समझ नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट कितने साल में खत्म होएगा, कब तक चलेगा, कितना खर्चा लगेगा, आउटकम कभी कभी सर्टन नहीं होता है। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड बोलता है जितना आपने खर्चा इंकर किया है एग्जैक्टली उतना ही रेवेन्यू बुक करना, क्योंकि अगर आउटकम सर्टन नहीं है तो आप परसेंटेज कंप्लीशन निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए जितना कॉस्ट बुक कर रहे हो उतना रेवेन्यू बुक करना। फिर तुम समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि ऐसे केस में यू कैन नॉट एस्टिमेट द परसेंटेज कंप्लीटेड, सिंपल, बराबर। तो ये कभी कभी 2 मार्क का एमसीक्यू आया तो ध्यान रखना आप। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है मेरी किताब में, आप चाहो तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ। क्या बोलता है देख लो, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, खर्चा कितना इंकर किया, फ्यूचर एस्टिमेशन भी दिया हुआ है, वर्क कंप्लीट 10%। सर यहाँ तो परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो अगर डेटा इतना ही होता तो मैं रेवेन्यू और कॉस्ट बुक कर लेता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट नीचे आता है, द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भले ही 10% काम हो गया लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले केस में जितना कॉस्ट आपने करंट ईयर तक इंकर किया है, 3 लाख इंकर किया है, उतना एग्जैक्टली आप रेवेन्यू बुक करना 3 लाख का, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल, बराबर। तो मैंने आपको 3 टाइप के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। पहला जहां मेरा प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली बुक होता है। सेकेंड जहां मेरा लॉस आ रहा था, लॉस में कॉस्ट और रेवेन्यू आप प्रोपोर्शनेटली बुक करोगे, लॉस पूरा बुक होना चाहिए, ठीक है। तो जितना लॉस आ रहा है वो आ रहा है, बाकी आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा मैंने बताया आउटकम नहीं समझ आ रहा है तो जितना कॉस्ट उतना रेवेन्यू। वाह, क्या समराइज कर दिया, मजा आ जाना चाहिए भाई, मजा। सबको यहां तक क्लियर है क्या, बोलो यस और नो, परफेक्ट। अब जो अगला पॉइंट अपने को डिस्कस करना है वो है चेंजेस इन एस्टिमेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट्स। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक करते हो उसके एस्टिमेट में चेंज हो सकता है। मान लो आपको लग रहा था कि आपने ईयर 1 में कॉस्ट इंकर कर लिया 30 CR का, आपको लग रहा था टोटल कॉस्ट विल बी 100 CR, तो आपका परसेंटेज कंप्लीशन होगा 30%। तो आपने कॉस्ट 30 CR बुक किया रहेगा, रेवेन्यू आपने 30% जो भी आता उतना बुक किया रहेगा। अब मान लो जब ईयर 2 में आए तो ईयर 2 में आके मालूम पड़ा योर टोटल कॉस्ट विल नॉट बी 100, इट विल बी नाउ 110। ओ, तो फिर इसके बारे में अगर पहले से पता होता तो आपका ईयर 1 में भी परसेंटेज कंप्लीशन कुछ और आता ना। हमको तो ईयर 1 में लग रहा था कि टोटल कॉस्ट 100 करोड़ होगी, ईयर 2 में आया तो मालूम पड़ा टोटल 100 नहीं 110 होने वाली है। तो अगर ये पहले से पता होता तब तो ईयर 1 का भी परसेंटेज कंप्लीशन कुछ और आता, बट आपको वो इफेक्ट नहीं लेना है। वाह सर, हाँ बच गए सर। तो वो यही बोलता है अंडर परसेंटेज कंप्लीशन वी अप्लाई इट ऑन क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। इसका आसान भाषा में मतलब ये होता है, एक सेकंड, हाँ, इसका आसान भाषा में मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चेंज होता है तो हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानकर उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं। मतलब अगर हमको ईयर 2 में मालूम पड़ा कि हमारा कॉस्ट बढ़ने वाला है तो इसका इम्पैक्ट हम ईयर 2 में लेंगे। सर ऐसे कैसे इम्पैक्ट ले लेंगे, बस वही चीज़ जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं कराऊंगा, चिंता मत करना, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। हम क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस फॉलो करते हैं और अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसका अकाउंटिंग करेंगे प्रोस्पेक्टिवली, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब अगर कंसेप्चुअली बात करूं तो आपका AS7 का ये आखिरी कंसेप्ट है, उसके बाद कंसेप्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले, द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से कितना अमाउंट ड्यू है, या फिर अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। सर ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू कस्टमर क्या होता है, समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो कंपनी ने करंट ईयर में रेवेन्यू अक्रू हो गया 10 लाख का। रेवेन्यू अक्रू का मतलब क्या होता है, जैसे 100 लाख का टोटल रेवेन्यू था तो इसको अक्रूड नहीं बोलते। इसमें से मान लो ईयर 1 में आपका 10% काम हो गया तो 10% रेवेन्यू अक्रू हो गया ना, तो 10 लाख मान लो रेवेन्यू अक्रू हो गया करंट ईयर में। अब इसमें से कस्टमर है ना कुछ पेमेंट कर देता है, तो मान लो 10 लाख के रेवेन्यू में कस्टमर ने 7 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ क्या हुआ 3 लाख। ये 3 लाख हमको ड्यू है बट कस्टमर ने अब तक दिया नहीं है, उसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमको कस्टमर से लेना है ये पैसा। तो इसको बैलेंस शीट में आप एक असेट की तरह दिखाओगे। इट इज एज गुड एज कि अपन जब कोई सामान बेचते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन का सर्विस दिया है ऑन क्रेडिट बेसिस। फर्क कितना है, पूरा क्रेडिट पे नहीं दिया है, 10 लाख में 7 लाख आ चुका है, तो बचा हुआ 3 लाख रहेगा आपका अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, सिंपल। अगला पॉइंट अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, इसमें क्या होता है, मान लो आपका रेवेन्यू अक्रू हुआ है 10 लाख का, ठीक है। अब कस्टमर ने जितना अक्रू हुआ उससे ज्यादा पे कर दिया, तो फिर तो कस्टमर ने आपको एडवांस पैसा दिया है, उसको बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या AS7 की भाषा में बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। देखो ये कस्टमर, ये पैसा हमको कस्टमर को वापस रिटर्न नहीं करना है,
बस मैं ये बताने का ट्राई करो ये पैसा जरूरत से ज्यादा आ गया इन ईयर 1, तो इसको एज अ लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। इट इज एज गुड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब भी कोई इनकम एडवांस में मिलती है हम उसको एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है। अच्छा, अभी ये तो मैंने लॉजिक दिया, इसका कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मेट है कि अमाउंट कस्टमर से ड्यू है, मतलब इट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर या इट इज ड्यू टू कस्टमर। ये लॉजिक है। एग्जाम में लॉजिक मत लगाना, एग्जाम में आपको फॉर्मेट यूज करना है, फॉर्मेट सारे आंसर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्मेट का, इसमें क्या लेना है? सबसे पहले आप लोगे कॉस्ट इनका टिल डेट करंट ईयर में, मान लो ईयर 1 है तो ईयर 1 में जो भी खर्चा इंकर किया वो लेना है आपको। उसमें आप ऐड करना जो भी आपका प्रॉफिट है। अपन बनाते हैं ना पीएनएल, तो दिखाया था ना मैंने आपको, यहाँ आप कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, यहाँ आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, यहाँ आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो जो भी प्रॉफिट है वो ऐड करना, सर लॉस आएगा तो माइनस करना। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड, लॉस माइनस। ठीक है, ये बेसिकली है आपका कितना रेवेन्यू अक्रू हो चुका है। सर मैं डायरेक्टली यहाँ रेवेन्यू ले लूँ क्या? मत लेना, डायरेक्टली रेवेन्यू का अमाउंट मत लेना। जैसे बोला वैसे ही करो, कॉस्ट लोगे, प्रॉफिट ऐड करना या फिर लॉस माइनस करना। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली हो गया अमाउंट जितना कस्टमर से आना चाहिए, या ऐसा बोल दो रेवेन्यू अक्रूड, है ना, ऐसा मान लो आप। अब इसमें से आप देखना है कस्टमर्स को हमको कितना बिलिंग कर चुके हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग्स। कस्टमर को हम कितना बिलिंग कर चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस बिलिंग्स। अब प्रोग्रेस बिलिंग्स के दो हिस्से होते हैं, एक अमाउंट पेड बाय कस्टमर और एक अमाउंट बिल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर येट टू बी पेड बाय कस्टमर। सर इसका क्या मतलब हुआ? मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने कस्टमर को बिल भेजा, दिल नहीं बिल भेजा 10 लाख का। अब कस्टमर ने 7 लाख का पेमेंट अपफ्रंट कर दिया, 3 लाख का अभी करने वाला है वो, तो उसको बोलते हैं, ये पहला वाला जो अमाउंट है उसको बोलते हैं अमाउंट पेड बाय कस्टमर। दूसरा वाला होता है अमाउंट बिल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मैंने बिल भेज दिया बट बस पेमेंट आना बाकी है। तो जब हम ये बोल रहा था ना मैं कि रेवेन्यू में से कस्टमर का जो पेमेंट आया वो माइनस करते, तो पेमेंट डज नॉट ओनली इंक्लूड दिस 7 lakhs, इट ऑल्सो इंक्लूड दिस 3 lakhs। मतलब बेसिकली जब आप यहां लेस करोगे तो सिर्फ पेमेंट मत देखना, जो आप बिलिंग कर चुके हो वो लेस करना। जब क्वेश्चन में आएगा तो दोबारा कराऊंगा, बस मेरी बोली हुई बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेस लॉसेस लेस बिलिंग्स, बिलिंग्स मतलब जितना पैसा आ चुका और जितने का बिल कर चुके दोनों। ठीक है, अब अगर ये अमाउंट पॉजिटिव बचता है तो वो असेट रहेगा अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और अगर ये अमाउंट नेगेटिव बचता है तो ये लाइबिलिटी रहेगा अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। सर जरा एग्जाम्पल दो ना, मजा नहीं आया, जरा एग्जाम्पल दोगे तो हल्का हल्का मजा आ जाएगा। सर लाओ तुमको मजा देता हूं, इधर आओ। मान लो अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, जब सब कुछ आ जाएगा। रेवेन्यू 100 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 25 CR, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 45 CR, बराबर। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीट 47 और बिलिंग कितने का कर दिया मैंने? 5 का बिलिंग कर दिया। लाइन में आएंगे क्या क्या मांगा है? कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू मांगा है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट मांगा है, पीएनएल प्रॉफिट लॉस क्या बचता है वो मांगा है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर जो भी है सब मांगा है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन चालू करने के पहले स्टेप्स बना लो अपने माइंड में। स्टेप्स सबसे पहले ना आप बनाओगे पीएनएल का फॉर्मेट। आई एम जस्ट गेटिंग सम स्टेप्स रेडी इन योर माइंड, बराबर। पीएनएल का फॉर्मेट बनाओगे, इसमें आप यहाँ दिखाओगे कॉस्ट, यहाँ दिखाओगे रेवेन्यू, है ना। पहले हम ये करेंगे, ओके। अब ये पीएनएल का फॉर्मेट बना के छोड़ देना, खाली उसको खाली छोड़ दिया सर, खाली छोड़ दिया। अब अगला जो आप काम करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या। पहले आपको ये चेक करना है लॉस मेकिंग है कि नहीं। उसके लिए आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कंपेयर करना। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 100 का है। टोटल कॉस्ट कितना है? 25 आज इंकर कर चुका, एक्सपेक्टेड है कि 45 और इंकर करूंगा, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया, बराबर। तो मेरा रेवेन्यू 100 का है, कॉस्ट मेरा 25 प्लस 45 70 का है। क्या ये लॉस मेकिंग है? द आंसर इज नो सर, लॉस मेकिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहले ये बताना, हर केस में चेक करना इज दिस अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोलूंगा नहीं है सर लॉस मेकिंग इस केस में। उसके अलावा अब मुझे पहले कॉस्ट बुक करना है ईयर 1 का, मैं ईयर 1 का बना रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट कितना है मेरा? 25 CR हो गया। अब मेरे को रेवेन्यू कितना बुक करूंगा? इट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन। तो सेकेंड स्टेप आपका यही है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो हम इसी का प्रोपोर्शन लेते हैं ना, कि आपका खर्चा हो गया 25 का इंकर डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो इंकर हो चुका वो प्लस जो इंकर होने वाला है वो दोनों लेना, तो आपका डिवाइड बाय 70 आ जाएगा इंटू 100। निकालो परसेंटेज, 25 डिवाइड बाय 70%, तो आपका 35.71 आएगा परसेंटेज। इतना आपको रेवेन्यू बुक करना है। तो मैं बोलूंगा मेरा जो भी रेवेन्यू है उसका 35.71% बुक करूंगा, तो इट विल बी 35.71 रुपये क्रोर्स जो भी है। अब आपको रेवेन्यू आ गया 35.71, तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? आपका प्रॉफिट आएगा यस 10.71, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या क्या मांगा था? रेवेन्यू निकल चुका, कॉस्ट निकल चुका, पीएनएल निकल चुका, ठीक है। अब बचता है अमाउंट ड्यू
फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर। फॉर्मेट याद करना है इसका। इधर आओ, शांति से करो, मेरे साथ लिखा के कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शांति से जाना, ठंडे दिमाग से। सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। हमारी कॉस्ट कितनी थी? 25। प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करना, लॉस रहेगा तो माइनस करना। 10.7 का प्रॉफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 35.71। इतना मेरा रेवेन्यू अक्रू हो चुका है। मैंने बोला था ना यहाँ रेवेन्यू अक्रूड ही आता है, बट डायरेक्टली मत लेना, बिकॉज लॉस वाले केस में अपन कभी कभी लॉस पूरा बुक करते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा फर्क आ सकता है। एनीवे, जैसे बोलूँ वैसे करो। अब इतना आपका, इसमें से हमने बिलिंग कितने का किया? लेस प्रोग्रेस बिलिंग्स करने का। बिलिंग में जो पैसा आ चुका वो भी लेना, और जो बिल किया और पैसा नहीं आया वो भी लेना। दोनों मिला के आ गया 52, तो आप लेस करोगे 52। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इतना पैसा आना चाहिए था 35, ज़्यादा आ गया ना, तो ये नेगेटिव रहेगा। बराबर कितना? 35.71 माइनस 52, तो 16.29 के आसपास कुछ आपका अमाउंट आएगा। बराबर। अब क्या है ये अमाउंट? पॉजिटिव होता मतलब पैसा और आना चाहिए, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। नेगेटिव है मतलब ज़्यादा पैसा आ गया, तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। वापस बता दूं, ड्यू टू कस्टमर का ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा रिटर्न करना है। इट इज जस्ट लाइक एडवांस, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो इसलिए बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू कस्टमर 16.29। इफ यू वांट टू सी द प्रॉपर वर्किंग ऑफ इट, डोंट वरी, मैं ये अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे आपके, बट आप देख सकते हो मैंने इसी तरीके से दिखाया हुआ है। तो अगर मैं स्टेप्स में बांटूं, पहले बनाओ पीएनएल, फिर निकालो परसेंटेज कंप्लीशन। अच्छा, उसके पहले आप चेक करना लॉस मेकिंग है कि नहीं है, ठीक है। फिर आप निकालोगे परसेंटेज कंप्लीशन, रेवेन्यू मिल जाएगा आपको। फिर लास्ट में आपने निकाला अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ भी सेम, एक्स्ट्रा बिलिंग कर दिया है कस्टमर को, तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आपका हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जहां मैंने आपको चीजें समझाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं हम कोशिश करेंगे उसको क्लास में कवर करें, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन मतलब देखो काफी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, तो जो डिसेंट क्वेश्चन है जिसमें मेरे को लगता है कि ये प्रैक्टिस लगेगी आपको, वो मैं क्लास में करवाऊंगा। बाकी अगर जो मैंने करवाया वो कर लिए, तो बाकी क्वेश्चन आप फटाफट से गो थ्रू करना, वो भी आपके हो जाएंगे। बट कंसेप्चुअली ऑलमोस्ट ये एएस हो चुका है, ठीक है। चलो फटाफट से हम क्वेश्चन बैंक खोल लेते हैं, आ जाओ। देखो मैजिक आ गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इलस्ट्रेशन नंबर 3। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, बट स्टिल इसमें कस्टमर अकाउंट बनाने बोलता है, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। फटाफट से देख लो क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 11। द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्रीड वॉज 2 लाख। तो 2 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टोटल है, ओके। कंपनी इंकर्ड 81,000, आपने कॉस्ट इंकर किया 11-12 में, फॉर 45% वर्क एंड रिसीव्ड 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट्स। तो 45% काम आपने कंप्लीट कर लिया है और इतना आपको पैसा आ चुका है। तो कॉस्ट इंकर्ड इन 12-13 वॉज 89,000, ये फ्यूचर की कॉस्ट है आपकी। एनीवेज, टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कस्टमर अकाउंट। ये जो कस्टमर अकाउंट वाला पार्ट है ना, ये इसमें अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दम नहीं है, बता दो क्यों। इधर आओ, अगर मुझे सॉल्व करना हुआ इसको, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? चलो मैं करके दिखाता हूँ फटाफट से, आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले आई विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईयर 1। मैंने क्या सिखाया था? कॉस्ट लिखना, रेवेन्यू लिखना। कॉस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर में दे चुका 81,000। अच्छा, रेवेन्यू कितना है? अब रेवेन्यू के लिए सर हमको चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन। अच्छा, उसके भी पहले चेक करना होता है कि लॉस मेकिंग है कि नहीं है। तो यहाँ मेरा अगर टोटल कॉस्ट जोड़ोगे तो इट इज लेस देन द रेवेन्यू, तो लॉस मेकिंग नहीं है। बाय द वे, हाँ वो चेक करना, भूलना मत, भूलना जाना, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट मिल गया। अब रेवेन्यू कितना है? तो उसके लिए चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन। यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो फ्लाइंग किसी। अच्छा क्वेश्चन है सर। तो 2 लाख का 45% करना, तो 2 लाख का 45% कितना हो गया? 90,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9,000 का आ जाएगा सर, सिंपल। अब आपको कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब कस्टमर अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखे सर इसके अंदर? अब सीख लो। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है। तो कैसे निकालते? कॉस्ट लिखते 81,000 की, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड, लॉस रहेगा तो माइनस। प्रॉफिट है 9,000 का, टोटल हो गया 90,000। इतना पैसा आना चाहिए। अब देखो पहले साल में बिलिंग कितने कर चुके हो? तो फर्स्ट ईयर में वी हैव डन द बिलिंग ऑफ 79,000 एज प्रोग्रेस पेमेंट्स, बराबर। तो इसमें से 79 का बिलिंग हो चुका, बचा कितना? 11,000। दिस इज नथिंग बट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो अगर मुझे कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर करना हुआ तो सिंपल, सबसे पहले मैं पैसा कस्टमर से अक्रू करूंगा। सबसे पहले पैसा मैं कस्टमर से अक्रू करूंगा, तो देख लो भी कैसे दिखाएंगे। मैं बोलूंगा टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000, क्योंकि अपनी एंट्री क्या रहेगी? पैसा आना बाकी है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर। तो इतना मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 90,000। अब इसमें से जो पैसा आ गया बोलेंगे बाय बैंक, बराबर। 90 में से 79 आ गया तो बोलेंगे बाय बैंक, बचा हुआ बैलेंस कैरी डाउन 11,000। ये बैलेंस कैरी डाउन बोल दो या अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर बोल दो, बात तो एक ही है,
ठीक है। अब मैंने ये ईयर 1 का किया, ये मैंने क्या किया, ईयर 1 का किया। अब मैं ईयर 2 की बात करूंगा, यहाँ 2 साल है, ठीक है। ईयर 2 का सेम चीज बनाओगे आप, ईयर 2 का बनाओगे सेम P&L, ठीक है। ईयर 2 का कॉस्ट दी हुई है, हाँ सर 89,000 दिया हुआ है, सर रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है। अरे बुद्धि लगाओ, लास्ट ईयर है ये, ईयर 2 इज द ओनली लास्ट ईयर। तो 2 लाख में से आप कितना बुक कर चुके हो, आप 90,000 बुक कर चुके हो, तो आप बोलेगा नेक्स्ट 90,000, तो बचा हुआ रेवेन्यू बुक करना है भाई साहब, 1.1 लाख। प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 89,000, कॉस्ट है 1,10,000, आपका रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट आएगा 21,000 का, खत्म कहानी, बराबर। अब वापस निकालो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू कस्टमर। तो इसमें सेकेंड ईयर में अज्यूम करना कि सारा पैसा कस्टमर जो बैलेंस है वो दे चुका है। मतलब मान लो अगर मेरा कॉस्ट वॉज 89,000, प्रॉफिट कितना था 21,000, तो पैसा कितना आना चाहिए 1.1 लैक्स। मान लो पूरा पैसा दे दिया उसने, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर है ना, तो मान लेने का पूरा पैसा आ गया। तो अगर आप कस्टमर अकाउंट बनाओगे, देखो कस्टमर अकाउंट कैसे बनेगा, जो कैरी डाउन है वो आएगा ब्रॉट डाउन, जो कैरी डाउन है वो आएगा ब्रॉट डाउन, बराबर। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के थ्रू आप और पैसा बुक करोगे, बराबर। ये 1,10,000 का ये तो पैसा आ गया, ये 1,10,000 तो दे देगा वो, प्लस जो पहले का आपका 11,000 पड़ा है वो भी दे देगा। मतलब बेसिकली देखो मैंने लिखाया भी है इधर, आप मान के चलना सेकेंड के वर्किंग में, देखो यहां इधर अज्यूम फुल बैलेंस अमाउंट विल बी पेड बाय कस्टमर दिस ईयर। मतलब ये 1,10,000 तो दे देगा पूरा, साथ में 11,000 पिछले साल का भी दे देगा। तो आपको कस्टमर अकाउंट में यही दिखाना है कि मेरे को पूरा का पूरा 1,21,000 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ कस्टमर अकाउंट का डिस्कस किया है, कभी आ जाए तो बोलना मत क्या नया आ गया, सिंपल है ये भी, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा मीठा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद आप देखने को देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इफ यू फील आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस। एक बार देख लो क्या बोला हुआ है इसके अंदर। बोलता है 1 दिसंबर को काम चालू किया है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 85 लैक्स का है। कंपनी फाउंड इट हैड ऑलरेडी स्पेंड 64.99 लैक्स। ये कॉस्ट इंकर्ड फॉर द करंट ईयर है। अच्छा फ्यूचर में कितना इंकर करेगा, 32.01 लैक्स, ये फ्यूचर कॉस्ट है। मतलब करंट ईयर की कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट दोनों मिला के बनेगी टोटल कॉस्ट। तो आप देख लो कितना आएगा, 64.99 लैक्स प्लस 32.01 लैक्स, तो आपका आ गया 97 लैक्स की टोटल कॉस्ट, और रेवेन्यू कितना है 87 लैक्स। क्या चाहिए इन लोग को, व्हाट शुड बी द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS7। तो पूरा टकाटक फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस बना के देने का है ना, बना के दो सर। इधर आओ, मैं P&L बनाऊंगा, क्या लिखाना है अपने को, कॉस्ट लिखना है, रेवेन्यू लिखना है, ये लिखना है। सबसे पहले चेक करते हैं लॉस मेकिंग है क्या सर। तो मेरा कॉस्ट 97 का है, रेवेन्यू 85 का है, तो लॉस मेकिंग तो है सर, यस लॉस मेकिंग है, 12 लाख का लॉस है सर। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज इट क्विकली। दूसरा, फिर आप ढूंढोगे परसेंटेज कंप्लीशन। अब आपका पैसा कितना खर्चा हो गया था, 64.99 लैक्स, टोटल कॉस्ट कितना है 97 लैक्स। चलो बताओ परसेंटेज, जल्दी से आपको करना है मेरे साथ। तो 64.99 डिवाइड बाय 97%, तो आएगा 67% काम हो चुका है भाई साहब आपका, ठीक है। तो आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, अच्छा कॉस्ट बुक कर ले पहले 64.99, रेवेन्यू कितना बुक करेंगे, रेवेन्यू आप बुक करोगे 97 लैक्स का, सॉरी 85 लैक्स का, 85 लैक्स का 67% इंटू 67%, तो आएगा 56.95 लैक्स। हो गया, लॉस है ना सर, तो आप बस थोड़ा सा लॉस बुक, संतुष्ट मत रहना, लॉस मेकिंग है तो पूरा 12 का लॉस बुक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब प्रोविजन निकालने के 2 तरीके हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दूंगा अभी इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सुनना। एक तरीका तो है, आप देखो आपका कॉस्ट कितना है, ठीक है, कॉस्ट था 64.99, आप देखो आपका रेवेन्यू कितना आया, आपका रेवेन्यू आया 56.95, तो लॉस कितना आ रहा है 64.99 माइनस 56.95, लॉस आया 8.04 का। बट टोटल लॉस कितना बुक होना चाहिए, टोटल लॉस बुक होना चाहिए आपका पूरा 12 लाख का। तो प्रोविजन कितने का बनाओगे, तो बोलोगे लेस 12 लैक्स, 3.96 का बनना चाहिए प्रोविजन। 100 बात की एक बात यही है ना यार, लॉस तो पूरा बुक होना चाहिए ना, तो लॉस अभी इतना आ रहा है, पूरा बुक करने के लिए 12 चाहिए, थोड़ा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहां डेबिट साइड पे बोलोगे प्रोविजन कितना 3.96, और लॉस दिखा दोगे पूरे 12 का। एक ये तरीका है। सेकेंड तरीका शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट में आपको ये वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, एक बात बताओ, चलो
सपोज में ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो मेरा ये वर्किंग तो रेडी है, कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये तो निकाल चुका मैं, कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ठीक है। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, क्या मेरे को लॉस का अमाउंट पता है? हाँ सर, लॉस 12 का पूरा बुक होना चाहिए, तो लॉस पहले बुक करो ना 12, बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन निकाल के देख लो, प्रोविजन आएगा बैलेंसिंग फिगर कितना, 3.96 करके देख लो। ओ, तो क्योंकि लॉस का अमाउंट पता है तो प्रोविजन को लो ना बैलेंसिंग फिगर, क्यों कर रहे हो मेहनत? और अगर करना भी है मेहनत कर लो वर्किंग, बट चेक करने आसानी होगी ना, फिर चेक करने आपकी आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रेजेंट। थोड़ा क्विकली करवाया क्योंकि रिवीजन स्टेज में हो इसलिए, बट आई होप आपको सब समझ आ रहा है गाइस। अरे बोलो यस और नो, पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस, एकदम पिंकी प्रॉमिस। आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। हो सके तो जो मैंने करवाया उस सीक्वेंस में जा सकते हो, या तो रिवीजन वीडियो देखने के बाद किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन करो, समझ जाएगा आपको। आ जाओ इधर, कोई इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन मैं बस एक चीज के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, देख लो एक बार फटाफट से। शो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ईयर 1 का रुपीज में, फिक्स्ड प्राइस 600 रुपया रेवेन्यू का, कॉस्ट इंकर टिल डेट 390, एस्टिमेटेड कॉस्ट 260, टोटल कॉस्ट हो गया 650 का, ठीक है। अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 ईयर्स, मतलब सेकेंड ईयर में सब काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीटेड बाय ईयर 2, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें बोला नहीं है, बट मान लो आपको 2 साल का प्रॉफिट लॉस बना के देना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है इसके अंदर। सबसे पहला आप बनाओगे P&L ईयर 1 का, ठीक है, वही कॉस्ट रेवेन्यू। सबसे पहले क्या चेक करना है, अब तो स्टेप बसा लो खून के अंदर। सर पहला लॉस है कि नहीं चेक करेंगे, सर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो मेरा टोटल रेवेन्यू 600 का है, टोटल कॉस्ट 650 का है। सर लॉस तो है ना सर, सर लॉस मेकिंग है सर, 50 लाख का लॉस होना चाहिए। अब 50 का कैसे आया मत पूछना प्लीज, ठीक है, ये ध्यान रखो। सेकेंड चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन, कैसे निकालोगे, करंट ईयर का खर्चा डिवाइड बाय टोटल खर्चा, तो करंट ईयर का खर्चा इज 390 डिवाइड बाय टोटल खर्चा इज 650 इंटू 100, तो आप बोलोगे 390 डिवाइड बाय 650 परसेंटेज, इट इज इक्वल टू 60%। तो इतना रेवेन्यू आपको बुक करना है, पहले कॉस्ट बुक कर लो 390 का। रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू वॉज 600, उसका आपको बुक करना है 60%, तो रेवेन्यू बुक हुआ 360। अब मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, लॉस तो मुझे पता ना कितना आना चाहिए 50 का, तो बचा हुआ आएगा प्रोविजन 20 रुपये का, खत्म कहानी। ये ईयर 1 का हो गया। क्या आपको ईयर 1 समझता है क्या? देखो क्या फटक से किया मैंने। हो सके तो इसकी वर्किंग दे देना प्रोविजन की, बट ये शॉर्टकट करा रहा हूं मैं आपको। अब आएगा P&L ईयर 2 का। नाउ दिस इज वेयर द थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग, ठीक है। जब आप ईयर 2 का P&L बनाओगे तो कैसे करें सर, क्या मुझे ईयर 2 की कॉस्ट पता है? उसने बोला हाँ सर, अपने को ईयर 2 की कॉस्ट पता है 260, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल में से 390 इंकर कर चुके तो बचा हुआ 260 रहेगा सर, तो ईयर 2 में मेरा कॉस्ट इज 260। अच्छा, रेवेन्यू कितना है सर मेरा, 600 में से कितना बुक कर चुके, 600 में से हम बुक कर चुके 360, बचा हुआ रेवेन्यू है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल ही है बराबर, तो बचा हुआ आप ईयर 2 में पूरा बुक कर ही लेना। तो मैं बोलूँगा 600 में से 360 बुक कर चुका तो बचा हुआ रहेगा 240। अब आपके यहाँ लॉस आ रहा है 20 रुपये का, लॉस आ रहा है 20 रुपये का। अगर आपने लॉस करके बुक कर लिया ऐसे, तो बोलना गलत किया देवसेना। ऐसा बाहुबली देखिए, उसमें बोलता है ना गलत किया देवसेना। क्यों गलत किया भाईजान? लॉस तो हम फर्स्ट ईयर में पूरा बुक करके बैठे हैं, लॉस तो हम फर्स्ट ईयर में ही पूरा बुक करके बैठे। हो दैया रे दैया, फिर क्या करे? तो लॉस मत बुक करना येड़ी की तरह। ये जो प्रोविजन बुक किया ना, ये यहां रिवर्स होएगा, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। अरे भाई प्रोविजन बुक किया, क्यों करते प्रोविजन बुक? फ्यूचर का लॉस आज बुक करने के लिए अपन प्रोविजन बुक करते, तो वो तो हम पहले बुक करके बैठे थे ना लॉस। तो इंस्टेड ऑफ बुकिंग द लॉस यू विल रिवर्स द प्रोविजन ऑफ 20। ये मुझे समझाना था इसके अंदर, ठीक है। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन 5, क्यूटी क्यूटी स्वीटी स्वीटी। मैंने यहाँ वर्किंग काफ़ी ज़्यादा कर रखी है, बट द सिंपल पॉइंट इज हियर। आई होप तुमको समझ आता है ये वाला पार्ट। अरे क्लियर है क्या हीरो लोग? एकदम क्लियर है सर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। देख लो एक बार क्या बोलता है वो। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवती, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दिया हुआ है वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। सर ये क्या है? एक लाइन लिखाई थी मैंने आपको, क्या लिखाया था? जब आपको वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दे, क्या बोलते हैं उसको? इधर देखो, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन करंट ईयर इंक्लूड्स
वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। हाँ, लिखा के रखा था सर। तो कभी कभी वो करंट ईयर में खर्चा कितना हुआ ये नहीं बताएगा, वो बोलेगा इतना सर्टिफाइड है इतना अनसर्टिफाइड है, मतलब इतना करंट ईयर में खर्चा हुआ है। तो मेरा खर्चा करंट ईयर में हुआ 605 का, 100 प्लस 105 605 करंट ईयर का खर्चा हो गया। फ्यूचर का खर्चा दिया हुआ है 495। ठीक है, कोई नहीं। आगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव दिया हुआ है और कितना रिसीव करोगे वो दिया हुआ है, मतलब जितना रिसीव हो गया वो और बिलिंग करके जो रिसीव होने वाला है वो, दोनों को मानते हैं प्रोग्रेस बिलिंग्स, ध्यान रखना। अब अपने एडवाइस चाहिए इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया। जब नहीं समझे तो सब कुछ दे देना, मतलब प्रॉफिट लॉस के 3 अमाउंट, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस जो भी है, और चौथा अमाउंट रहेगा आपका अमाउंट ड्यू टू कस्टमर या फ्रॉम कस्टमर। चलो मैं एकदम अच्छे से करके दिखाता हूँ, फटाफट से आपका हो जाएगा। ठीक है, या ध्यान रखना। एक बार आ जाओ इधर, इधर देखो, प्यारा सा मीठा सा बना लो पीएनएल। ठीक है, बना लिया। इधर आएगा कॉस्ट, इधर आएगा रेवेन्यू। देखो फॉर्मेट इतना फिक्स हो गया अपना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लॉस मेकिंग है क्या, जरा देख के बताओ भाई साहब। 1000 रुपये का रेवेन्यू है सर, कॉस्ट कितना है 605 प्लस 495, 605 प्लस 495। हो सर, कॉस्ट अपना हो जाएगा 1100, मतलब लॉस मेकिंग है सर, तो लॉस तो है पूरा, 100 का लॉस बुक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे सर, कैसे निकालोगे, खर्चा हो कितना चुका है आपका 605 का खर्चा हो चुका है, टोटल कितना है 1100 है, इंटू 100 करोगे सर, बराबर तो 605 डिवाइड बाय 1100%, 55% आएगा सर। इतना आपको रेवेन्यू बुक करना है। पहले कॉस्ट बुक करो 605, फिर रेवेन्यू बुक करेंगे 1000 का 55%, तो कितना हो जाएगा 550। अब लॉस तो पूरा बुक करना है ना अपने को, तो प्रोविजन ले लो, बैलेंसिंग फिगर, प्रोविजन ले लो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, प्रोविजन निकाल लो बैलेंसिंग फिगर भाई साहब। तो आपका आ जाएगा 605 माइनस 550 माइनस 100, ये आ जाएगा 45 का प्रोविजन, खत्म कहानी। अगला चाहिए अमाउंट ड्यू स्लैश कस्टमर या टू कस्टमर जो भी है। इसमें कैसे करते हैं अपन, सिंपल, सबसे पहले जो भी कॉस्ट इंकर किया वो लिखो, ये यहां से मिलेगा आपको। तो कॉस्ट इंकर किया 605 का, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करना, लॉस रहेगा तो माइनस करना। लॉस है सर, पूरा लॉस बुक करना, तो पूरा 100 माइनस कर देना, तो बचा 505। अब बिलिंग कितना किया ये देखो, बिलिंग में जो पैसा आया वो और जो बिलिंग कर चुके वो दोनों आता है, तो आ गया 540। तो मैं बोलूंगा इसमें से आप निकाल दो 540, नेगेटिव 35 बचता है। दिस इज अमाउंट, पॉजिटिव होता तो असेट, नेगेटिव होगा तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, लाइबिलिटी की तरह। वाह सर, ऐसे मीठे मीठे क्वेश्चन करते करते चले तो मज़ा ही आ जाए सर। रिवीजन में फास्ट ट्रैक की फील दे रहा हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो एकदम हो रहा ना, मज़ा आ जाना चाहिए, मज़ा। अभी देखो मज़ा आ रहा है भाई, लाइक वाइक करना, शेयर वगैरह करना, वरना यार देखो मोटिवेशन नहीं आएगा तुम्हारे भाई को यार। ठीक है, तो अगर ये समझता है तो इसी बात पे एक नया क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया ये वाला, बराबर। अगला क्वेश्चन अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको मजा आना चाहिए, ठीक है, मैं करवाऊंगा। इसका क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 का एक बार देखो क्या बोलता है। अब ये क्वेश्चन एलडीआर क्वेश्चन है, अब से मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना सारे शानदार क्वेश्चन है, तो आई विल ट्राई टू गो लिटिल स्लो बट एट द सेम टाइम वी आर रिवाइजिंग। सो जस्ट रिमेंबर, जो भी मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ ना एलडीआर, उसको आपको बकायदा लिख के प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल दी पॉसिबल कैलकुलेशंस इन द रिविजन। ओके, आ जाओ फटाफट से, क्या बोलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 9,000 lakhs टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 years। ठीक है, टाइम फ्रेम वगैरह दे रखा है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये रेवेन्यू का अमाउंट हो गया आपका, ध्यान रखना। इनिशियल रेवेन्यू 9,000 है, ठीक है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बाद में देखो। कॉस्ट इंकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड इज 2093 और एस्टिमेटेड होल प्रॉफिट इज 950। पहले ये ईयर 1 का हो गया। मान लो आपने को रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है पता है, ईयर 2 और ईयर 3 मत देखना फिलहाल के लिए। ईयर 1 में रेवेन्यू तो है, ईयर 1 का कॉस्ट भी है, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो मिलता है तभी तो टोटल कॉस्ट मालूम पड़ता है ना यार। तो यहाँ के पास बेसिकली टोटल कॉस्ट है नहीं। ये मत बोलना सर अपन फ्यूचर का खर्चा देख लेते ना, वो तो ईयर 2 और ईयर 3 में हुआ, हमको तो ना आज मालूम में कितना होने वाला है, बराबर। तो ईयर 1 में जब खड़े हैं तो हमको फ्यूचर का कॉस्ट ही नहीं पता, अपन ऐसे ही करते ना। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, करंट ईयर वाला खर्चा प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो सर कैसे बुक करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट ईयर 1, प्लीज एक बार देख लो, मैंने यहाँ पीएनएल के बदले डायरेक्टली किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्ट निकालना है ना, तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करोगे तो भी आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। नॉर्मली हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहता है, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल। तो अगर आप रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगा 8050। ये बात आप ध्यान रखना बस। अगर आपसे ये निकल गया तो फिर क्वेश्चन ईजी है। अब मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसा है। पहला ईयर के लिए
पहले ईयर के लिए मैंने सबसे पहले देखा लॉस मेकिंग है, नहीं है सर, बिकॉज रेवेन्यू 9000 है, कॉस्ट मेरा 8050 है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कॉस्ट इनका टिल डेट 2093। अब यहाँ मेरे पास फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट इनका टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट मिला के बनता टोटल कॉस्ट। यहाँ टोटल कॉस्ट अलग तरीके से निकाला अपन ने, तो 8050 आया। अब इसके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, परसेंटेज कंप्लीशन। तो आपकी परसेंटेज कंप्लीशन क्या आएगी, इट विल बी 2093 डिवाइड बाय 8050 इंटू 100, वो करोगे आएगा 26%। अब रेवेन्यू कितना बुक करोगे, 9000 का 26%, तो आपका रेवेन्यू बुक हो गया 2340। तो ये आपने रेवेन्यू बुक किया, ये आपको कॉस्ट मिला, ये हो गया प्रॉफिट। ये ईयर 1 का हो गया। ठीक है, अब क्योंकि आपने बहुत बार ऊपर कैलकुलेशन किया तो मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है। अच्छा, आप इसको पीएनएल के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मजा ईयर 2 में है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो ईयर 2 और ईयर 3 है, प्लीज ध्यान रखना। अब जो मैं ईयर 2 में सिखाने वाला वो आने वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। चलो, ईयर 2 में क्या बोलता है, आपका रेवेन्यू का अमाउंट है 9000 प्लस देयर इज अ वेरिएशन इन रेवेन्यू। मतलब ईयर 2 में आके मालूम पड़ा कि टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ने वाला है। मैंने आपको पॉइंट बताया था एक, कभी भी टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट बढ़े तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना, मतलब ईयर 1 का कैलकुलेशन मत चेंज करना। ठीक है, उसके बाद बोलता है कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड 6168। ये सिर्फ सेकेंड ईयर का खर्चा नहीं है, ये टिल डेट का खर्चा, मतलब ये ईयर 1 ईयर 2 दोनों का मिला के खर्चा है, बराबर। उसको बोलते हैं अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पे एक स्टार मारा हुआ है, स्टार मार के क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स 100 lakhs फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल्स स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3। अब अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया, मतलब सपोज आपने इसमें खर्चे में मटेरियल वाला खर्चा किया बट वो मटेरियल आपने यूज ही नहीं किया, तो वो खर्चे का पार्ट नहीं बनेगा, तो उसको आप खर्चे से बाहर निकाल देना। मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने खर्चे 6068 का ही किया है। ठीक है, अब वो खर्चा यहां नहीं किया तो कब किया, वो ईयर 3 में किया। तो ईयर 3 का जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें या तो हम मानेंगे कि 8100 में दैट 100 इज इंक्लूडेड, बट इसमें क्लियरली क्या बोला है, इट एक्सक्लूड्स ₹100 lakhs। जो ईयर 2 से 100 माइनस किया, कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा ना। तो या तो मान लो कि ईयर 3 में इंक्लूडेड होगा, बट यहां क्लियरली बोला इट इज नॉट इंक्लूडेड, तो अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट ईयर 3 में अगेन इट विल चेंज, ईयर 2 में ऑल्सो द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल ऑल्सो चेंज। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मुझे थोड़ा लिख के करके देने देना। ठीक है, तो रेवेन्यू हो गया 9000 प्लस 200, तो हो गया 9200 आपका रेवेन्यू। कॉस्ट अगेन आपका सिर्फ टिल डेट का दिया हुआ है, टिल ईयर 2 का दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है। टोटल निकालने के लिए अगेन रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब जब रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करोगे तो पिछले साल में रेवेन्यू वाज 9000, तो 9000 माइनस प्रॉफिट किया था, यहाँ रेवेन्यू इज 9200, तो कॉस्ट निकालने के लिए 9200 माइनस प्रॉफिट करना। तो अगर मैं कॉस्ट निकालने जाऊं तो अब थोड़ा करके दिखाऊंगा लिखकर। व्हेन आई टॉक अबाउट ईयर 2, तो मेरा ईयर 2 का कॉस्ट कितना है, ईयर 2 का कॉस्ट इज 6068, पता ना कैसे किया था, 6168 माइनस 100 बराबर। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट इट विल बी 9200 माइनस द प्रॉफिट ऑफ 1000, तो इट विल बी 8200। ध्यान रखना ये फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, ये ऑलरेडी टोटल कॉस्ट है। तो अगर परसेंटेज कंप्लीशन निकालना हुआ तो 6068 डिवाइड बाय 8200 इंटू 100। प्लीज निकालो परसेंटेज कंप्लीशन, तो आप बोलोगे 6068 डिवाइड बाय 8200%, 74% आएगा। ये ईयर 2 का परसेंटेज नहीं है, ये टिल ईयर 2 का परसेंटेज है, मतलब दिस इंक्लूड्स ईयर 1 ऑल्सो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ईयर 2 का रेवेन्यू कितना होगा, तो आपका रेवेन्यू कितना आएगा, 9200 इंटू 74%, ये आएगा। तो मैं बोलूंगा 9200 इंटू 74%, इट विल बी 6808। ये आप रेवेन्यू मत बुक करना, ये टिल डेट का रेवेन्यू है, इसमें से ईयर 1 का माइनस करना। तो देखो मैं दिखाता हूं, जैसे ईयर 2 में वेन्यू बुक रेवेन्यू, तो इट विल बी 6808 माइनस जो ईयर 1 में बुक कर चुके। ईयर 2 में वेन्यू बुक द कॉस्ट, इट विल बी 6068 जो कॉस्ट थी माइनस जो आप ईयर 1 में बुक कर चुके। ये ध्यान रखना आप, बराबर। सेम गोज विथ ईयर 3। अब ईयर 3 तो आखिरी ईयर है, तो ईयर 3 में रेवेन्यू कितना है, ईयर 3 में रेवेन्यू इज टिल 9200। तो ईयर 3 में कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो 9200 में से ईयर 1 और ईयर 2 में जो बुक कर चुका हो माइनस कर देना, ईयर 3 का मिल जाएगा। सेम गोज विथ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ 8100 मत लेना, बिकॉज इसमें बोला है कि 100 रुपया इज एक्सक्लूडेड, है ना, जो ईयर 2 में अपन ने खर्चा नहीं किया, ईयर 3 में अपन ने यूज किया मटेरियल, तो ईयर 3 में वो ऐड करना पड़ेगा। वापस बता दूं, ये जो 100 रुपये वाला एडजस्टमेंट है, यहाँ पढ़ोगे तो ही समझ जाएगा। ठीक है, कि वो ईयर 2 में भले खर्चा किया लेकिन मटेरियल यूज नहीं किया, तो ईयर 2 में से माइनस करो, ईयर 3 में ऐड करो। ईयर 3 में ऐड क्यों किया, क्योंकि क्लियरली बोला है कि ईयर 3 का जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐड किया मैंने। ठीक है, तो ईयर 3 का कॉस्ट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस ईयर 1 और ईयर 2 का, ऐसे करके आप निकाल सकते हो।
ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो गिव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। क्लियर क्लैरिटी चाहिए तो वापस एक बार रिवीजन वीडियो वापस रिवाइंड करके सुन लो, समझ जाएगा आपको, बहुत सिंपल सा पार्ट था। फिर आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। इसके अंदर क्या चाहिए अपने को, हमेशा लास्ट पार्ट देख लिया करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंड एनी प्रोविजन ऑफ फोर्सेबल लॉसेस, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं वो भी चेक कर लेना। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिया हुआ है 1.5 CR का। अब जो कॉस्ट है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो कॉस्ट में क्या क्या ऐड करेंगे देखना। मटेरियल्स ये कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेबर्स कॉस्ट में ऐड करेंगे, हायर चार्जेस कॉस्ट में ऐड करेंगे, अदर कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेबर चार्जेस 2 lakhs आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग होने से फर्क नहीं पड़ता है, तो वो करंट ईयर का ही ना, तो करंट ईयर वाली कॉस्ट में ऐड करेंगे। पेमेंट से नहीं फर्क पड़ता, पेमेंट से नहीं फर्क पड़ता, करंट ईयर का है तो ऐड करेंगे। तो ये जितने भी है ये मेरे टोटल करंट ईयर के कॉस्ट हो गए। बोलता है इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33.5 वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो करना क्या है, प्रॉफिट लॉस निकालना था ना, तो उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कंपेयर करना पड़ेगा। रेवेन्यू तो है, कॉस्ट कैसे मिलेगा, सारे खर्चे ये ऐड करो, ये करंट का कॉस्ट हो जाएगा आपका, बराबर उसमें फ्यूचर वाला कॉस्ट ऐड कर दो, बराबर फ्यूचर वाला कॉस्ट। तो एक काम करो, इसको आप प्रॉपर एक पीएनएल के फॉर्मेट में करके तो जवाब आ ही जाएगा आपको। मैं करके दिखाता हूँ, देखो पीएनएल का फॉर्मेट आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा कॉस्ट, ये मेरा रेवेन्यू। अब देखते हैं, सबसे पहले लॉस मेकिंग है, हाँ हो सकता है सर, उसके लिए टोटल कॉस्ट चाहिए। अब टोटल कॉस्ट में मेहनत मत करो, मैंने कर रखी है, सारे खर्चे ऐड कर देना, मटेरियल, लेबर, आउटस्टैंडिंग सारे ऐड किए, 1,34,00,000 आया, प्लस इसमें फ्यूचर की कॉस्ट भी जोड़ना 33.5, तो टोटल कॉस्ट मिलेगा 1,67,50,000। तो मैंने कंसिडर किया 1,67,50,000। सॉरी ये यहाँ मत लिखना, सॉरी ये यहाँ नीचे लॉस मेकिंग में लिखना 1.675 CR। रेवेन्यू कितना था 1.50 CR, तो लॉस ही है 17.5 lakhs का, बराबर, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट कितना बुक करना है, रेवेन्यू कितना बुक करना है, लॉस तो हमको पता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन। अब परसेंटेज कंप्लीशन कैसे मिलेगा, वो तो बड़ा सिंपल है, निकाल चुके, करंट का कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, तो वो आपका आ जाएगा 80%। तो कॉस्ट कितना इंकर किया है मैंने, कॉस्ट इंकर किया है 1.34 CR, रेवेन्यू कितना रहेगा 1.5 CR का 80%, बराबर, तो 1.5 का 80% इट विल बी 1.2 CR। अब बुद्धि लगाओ, लॉस तो पूरा बुक करना था ना, लॉस तो पूरा बुक करना था ना 17.5 lakhs का, या फिर अगर करोड़ में चाहिए तो 0.175 CR का। तो देख लो बाकी प्रोविजन कितने का बनेगा, यहीं से सब जवाब आ जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रोविजन अपना बनेगा 0.035 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना तुम एक बार, सबको समझा क्या, दैट्स इट। तो देख लो ये ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है। लॉन्ग कट में करके दिया हुआ, चेक कर सकते हो आप, सिंपल, क्लियर। ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब आया इलस्ट्रेशन नंबर 12, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस देख लेते क्या बोलता है फटाफट से। RT Enterprise has entered into a fixed price contract. Revenue is 220. ठीक है. It is estimated that total cost to be incurred is 200. At the end of year 1 the estimate stands revised to 202. तो अगर ईयर 1 तक एस्टिमेट चेंज हो गया तो नया वाला एस्टिमेट कंसिडर करना, पुराना वाला नहीं। तो यहाँ भी देखो अपन नॉर्मली टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, करंट ईयर कॉस्ट प्लस फ्यूचर कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट दे दे तो टोटल कॉस्ट ही लेना, इसमें फिर करंट प्लस फ्यूचर मत करना, ठीक है। 3 साल तक चलेगा कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग ईयर 2 customer has requested for a variation in the contract. As a result, the total contract value will increase by 5 CR. Cost will increase by 3 CR. ठीक है, तो ईयर 2 में हुआ है। आगे RT decided to measure the stage of completion. ठीक है, contract cost incurred in each of the year. ईयर 1 में 52.52 है, ईयर 2 में क्या बोलता है 154.20 है, इंक्लूडिंग अनयूज्ड ऑफ 2.5। मैंने क्या बोला, जो मटेरियल यूज नहीं हुआ है कॉस्ट से बाहर निकाल दो, तो कॉस्ट से बाहर निकालेंगे। सर बाहर निकाल के ईयर 3 में ऐड करे क्या इधर ऐसा बोला है कि ईयर 3 में इट इज एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड, नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आईसीआई मानता है कि ये 2.5 को ईयर 3 में ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये जो ईयर 3 दिया है वो 2.5 ऐड करने के बाद ही दिया हुआ है। इसका मतलब फर्क समझो, जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया तो 100 ईयर 2 से माइनस किया और ईयर 3 में ऐड किया वो 100, क्यों, क्योंकि बोला हुआ था ईयर 3 एक्सक्लूड्स ₹100 lakhs। जब इलस्ट्रेशन नंबर 12 किया तो मैं 2.5 ईयर 2 से माइनस तो करूंगा लेकिन ईयर 3 में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि बोला हुआ नहीं है कुछ। तो मैं अज्यूम करूंगा कि 2.5 ईयर 3 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है।
ये तुमको समझा गया मैंने क्या बोला? अगर ये बात आपने मेरी पकड़ ली, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फिर क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट के लिए आप हर साल बना दो प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो अपन वैसे ही निकालते हैं वर्किंग नोट में। चलो मैं आपको ईयर 1 ईयर 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 मेरा कॉस्ट कितना है 52.52, तो ले लो 52.52 डिवाइड बाय, अच्छा अगर आपको ऐसे एकदम प्रोसीजर में जाना है तो प्रोसीजर में अपन कैसे करेंगे देख लो एक बार, तुमको चाहिए तो। यहां मैंने वैसे फॉर्मेट में नहीं किया पीएनएल के, आप पीएनएल के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई विल प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये रहा मेरा कॉस्ट, ये रहा मेरा रेवेन्यू, और फिर ये लॉस मेकिंग नहीं है बाय द वे। इफ यू सी द कॉस्ट इज लेस एंड द रेवेन्यू इज हायर, रेवेन्यू इज हायर, कॉस्ट इज लेस, लॉस मेकिंग नहीं है, छोड़ देना लॉस मेकिंग। फर्स्ट का खर्चा था 52.52, रेवेन्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन। तो आप बोलोगे 52.52, वही है ना 52.52, यस, डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय 202 लेना सर। तो आप बोलोगे 52.52 डिवाइड बाय 202%, 26% आएगा। तो 220 का 26% आप बुक कर लेना, तो 57.2 आता है आपका जवाब। और जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप बुक कर लेना, माइनस 52.52, प्रॉफिट आ गया 4.68 का, ये ले बुक हो गया। फर्स्ट का चेक कर लो, तुमको चाहिए तो मैच कर जाएगा आपका। अब सेकेंड ईयर का क्रूशियल है, देख लो एक बार सेकेंड ईयर का परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालोगे। तो ईयर 2 का जो मिलेगा वो टिल ईयर 2 का होगा, ये बात ध्यान रखना। खर्चा कितना है 154.20, इसमें से आप 2.5 माइनस कर देना, ठीक है। तो आप बोलोगे 154.2 माइनस 2.5, ये आपका आ गया 151.7 डिवाइड बाय ईयर 2 में बोला था कि टोटल कॉस्ट 3 करोड़ से बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ेगा 5 से, कॉस्ट बढ़ेगा 3 से, तो टोटल कॉस्ट आपका 202 नहीं 202 प्लस 3 205 होगा। समझा तुमको मैंने क्या बोला? तो 151.7 डिवाइड बाय 205%, 74, ये टिल ईयर 2 का है, टिल ईयर 2 का, समझा। तो जब मैं खर्चा बुक करूंगा, तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा ईयर 2 का, तो ईयर 2 में जब मैं लिखूंगा कॉस्ट, तो आई विल नॉट राइट 151.7, इसमें से मैं फर्स्ट का जो कॉस्ट है माइनस कर दूंगा, ठीक है। तुम समझ गए ना, उतना कॉस्ट आ जाएगा। रही बात रेवेन्यू की, रेवेन्यू पहले अपन 220 का 74% ले रहे थे, 220 मत लेना, जहां कॉस्ट बढ़ा है वहां टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो 225 का आप लोगे 74%। बट ये भी तो टिल डेट है ना सर, टिल डेट है, इसमें से ईयर 1 का माइनस कर देना। तो ईयर 1 में मैंने बुक किया था 57.2, आपका अमाउंट आएगा 109.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो एक बार। और बचा हुआ सारा रेवेन्यू ईयर 3 और बचा हुआ सारा कॉस्ट ईयर 3 में बुक कर देना। ऑफकोर्स देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैं आपको हो सके तो रिवाइज कराने का ट्राई कर रहा हूँ। तुमको पक्का समझा ये वाला पार्ट? प्लीज इंफॉर्मेशन आप ध्यान से पढ़ोगे सब लोग, ओके। दिस वॉज योर इलस्ट्रेशन नंबर 12, मजा आ जाना चाहिए, अच्छे तरीके से आपने इसको भी लिख के रफ में लिख के कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप डायरेक्टली कर सकते हो, 3 में कुछ है नहीं वैसे, 3 यू कैन डू, हम कर चुके क्या 3, जो भी है 3 कर लेना, नहीं किया तो सिंपल है 3 वाला, ठीक है। हाँ 3 यू कैन डू। फोर्थ वाले पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे क्या बोलता है, लेट मी जस्ट सी। थर्ड वाले यू कैन डू ऑन योर ओन, सिंपल है वो, उसमें कुछ है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वो हो गया ब्लर, रुको, हाँ अब सही होगा। देखो फोर्थ वाला बोलता है फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 का दिया हुआ है, मटेरियल इशूड 21 lakhs, आउट ऑफ विच मटेरियल कॉस्टिंग 4 आर लाइंग अनयूज्ड। तो भाई हम 4 तो कंसिडर नहीं करेंगे, 21 माइनस 4 17 कंसिडर करेंगे। आगे तो देखो मैं कॉस्ट, करंट का कॉस्ट निकालो, ठीक है, करंट ईयर कॉस्ट, उसमें आएगा 17 lakhs, ठीक है, ये तो जोड़ेंगे 21 माइनस 4 करके। लेबर एक्सपेंस फॉर वर्कर्स एंगेज्ड एट साइट 16, आउट ऑफ विच 1 lakh स्टिल अनपेड। हम अनपेड भी कंसिडर करते हैं ना, तो ये डे की तरह 16 + 1 मत करना, दिस 16 ऑलरेडी इंक्लूड्स 1 lakh। कैसे 16 में बोला 16 आउट ऑफ विच 1 स्टिल अनपेड, तो आप पूरा 16 कंसिडर करना, ठीक है। फिर बोलता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये भी आप ऐड करोगे। फिर बोलता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड, ये भी आपके कॉस्ट में आएगा। एडवांस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, एडवांस पेड करने से कॉस्ट इनकर नहीं होता है, वो कॉस्ट अक्रू भी होना चाहिए। देखो जैसे लेबर में क्या कर रहे थे, अनपेड है फिर भी जोड़ा, क्यों, क्योंकि वो करंट का खर्चा है।
ये एडवांस दिया है आपने, खर्चा नहीं है करंट ईयर का, तो ये खर्चे में नहीं आएगा। ठीक है, तो करंट ईयर का मेरा खर्चा कितना हो गया, 17 + 16 + 5 + 7 इट इज इक्वल टू 45। ये मेरा कॉस्ट है करंट ईयर का। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है। फिर है फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो सर ये 4 कहीं भी नहीं ऐड होएगा, कहीं भी मत ऐड करना, कहीं भी मत ऐड करना। फ्यूचर कॉस्ट है 35, तो फ्यूचर का कॉस्ट 35 है, तो 45 + 35 करोगे टोटल मिलेगा आपको 80 का। ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। अब पूछा क्या है, परसेंटेज कंप्लीशन निकालना है, तो वो 45 / 80 करोगे मिल जाएगा। रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू इंटू जितना भी परसेंटेज है वो करोगे तो मिल जाएगा। और कॉस्ट टू बी रिकग्नाइज, कॉस्ट तो दिया हुआ है 45 करके, वो तो सिंपल है भाई। तो इसमें और कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देख लो एक बार तुमको चाहिए तो। मटेरियल, लेबर, स्पेसिफिक, सब कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला हुआ है, एडवांस इग्नोर करना। कॉस्ट टिल डेट, टोटल कॉस्ट आ गया 80 का। परसेंटेज 45 / 80 56.25। रेवेन्यू कितना बुक करेंगे, जितना भी टोटल रेवेन्यू है उसका ये परसेंटेज इतना। तो सब कुछ मिल गया आपको, और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यू कैन डू ऑन योर ओन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 भी कर सकते हो खुद से। जो ढंग के क्वेश्चन ऑफकोर्स वो करा रहा हूं। उसमें अगला क्वेश्चन आपके नंबर आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बाय द वे, मैंने वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी दे रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मेट में करना है। आप पहले देखो लॉस मेकिंग है कि नहीं है, फिर आप खर्चा निकाल लिया करो, उस खर्चे के बेस पर आप परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लिया करो, फिर देख लो कितना रेवेन्यू बुक करना है। वापस से पहले लॉस मेकिंग है कि नहीं वो देख लो, फिर टोटल खर्चा निकाल लिया करो। अभी खर्चा कैसे देगा, करंट कॉस्ट प्लस फ्यूचर कॉस्ट देख के टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, या फिर कभी कभी करंट कॉस्ट देगा टोटल कॉस्ट देगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को। कभी कभी रेवेन्यू देगा, उसमें से प्रॉफिट माइनस करने का तो कॉस्ट मिलेगा। अरे हाँ सर, तो तुमको चाहिए तो तुम ये खुद से भी लिख सकते हो, पॉज करके, तुम्हारी मर्जी है वो। तो खर्चा निकाल लिया करो, उससे मिलेगा परसेंटेज कंप्लीशन। अब इस बेस पर आप रेवेन्यू बुक किया करो। क्लियर? क्लियर है सर। देखो मैंने कितना अच्छा समराइज कर दिया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने, और सिर्फ आपके लिए। चलो आ जाओ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ने में भयंकर, सबसे इजी। अच्छा मेरी ये एडिशन में थोड़ा कभी कभी आपको एक स्मॉल क्लरिकल एरर्स मिल सकते हैं, तो ये सोल्यूशन एक्स्ट्रा कॉपी हो गया। तो अगर आप बाई चांस मेरी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ रेफर कर रहे हो तो प्लीज़ ये काट देना, इतना पार्ट ये आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, भूल से कि इधर आपका कॉपी हो गया इधर। ठीक है, आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा ताकि आपको समझे यहाँ कंफ्यूज होने का स्कोप कहाँ का है। बोलता है राजेंद्र टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 lakhs on an arrangement that 80% of the value of the work done as certified by the architect on the contractor should be paid immediately। क्या बोलता है, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और इस पे ये बोला हुआ है कि 80 जितना भी काम होगा उसका 80% पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा। तो यहाँ पेमेंट की बात की है कि पेमेंट हर साल कितना कितना होगा। ठीक है, आगे एंड रिमेनिंग 20% रिटेन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। बाकी 20% कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिलेगा। इन ईयर 1 द अमाउंट एक्सपेंडेड वॉज 8.6। एक्सपेंडेड का मतलब करंट का खर्चा 8.6 है। The work certified was 8 lakhs and 80% was paid as agreed। मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप नीचे क्वेश्चन में आओगे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पूछा है। ये पूछा ही नहीं है कि कस्टमर से अमाउंट ड्यू कितना, या कस्टमर को अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या अमाउंट ड्यू टू कस्टमर पूछा ही नहीं है। तो पैसा कितना आएगा वो इररिलेवेंट है। ये हर बार लाइन में लिखा हुआ इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, बट पैसे का सारा डिस्कशन इज इररिलेवेंट। तो यहां बोलेगा ना 80% पैसा आ गया वर्क सर्टिफाइड का, इग्नोर करना उस लाइन को। मैंने वो डिस्क्लेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख भी रखा है नोट में। ओनली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईच ईयर वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। डेटा ऑफ हाउ मच पेमेंट रिसीव्ड ईच ईयर इज इररिलेवेंट। बराबर। अच्छा अब इसमें बोला है करंट ईयर में खर्चा हुआ 8.6 का, उसमें से वर्क सर्टिफाइड 8 है। देखो मैं खर्चे में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों लेता हूं, तो मेरे लिए सर्टिफाइड भी कितना वो इररिलेवेंट है। क्यों? डायरेक्टली खर्चा कितना वो दे रखा है, ध्यान रखना। आगे इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फ्यूचर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 10 lakhs। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मेरा करंट ईयर का खर्चा, कॉस्ट करंट ईयर का इज 8.6 lakhs, फ्यूचर का इज 10 lakhs, टोटल हो गया 18.6 lakhs। इसके बेस पे आप निकाल लो परसेंटेज कंप्लीशन। इट विल बी 8.6 डिवाइड बाय 18.6 lakhs। कुछ तो आपको परसेंटेज कंप्लीशन आएगा, बराबर, कुछ तो आएगा परसेंटेज आपको। ठीक है, बस इसी परसेंटेज के बेस पे आप रेवेन्यू बुक कर लेना। इफ यू वांट आई विल जस्ट शो द सॉल्यूशन टू यू। देखो मैंने पहले बोला लॉस मेकिंग है, नहीं है, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। खर्चे निकाले, परसेंटेज आया 46.42। रेवेन्यू कितना बुक करूंगा, टोटल 20 lakhs का रेवेन्यू था, उस पर ये परसेंटेज लगाओ, आपको अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, ईयर 2 ईयर 3 में लिटरली कुछ नहीं है। ईयर 2 में बस ये दे रखा है खर्चा और मैंने कितना किया है। तो ध्यान रखना जो भी आप ईयर 2 में निकालोगे इट विल बी टिल ईयर 2। ईयर 2 का जब निकालोगे तो 860 + 4 75 करना, तो जो भी आपको परसेंटेज मिलेगा वो टिल ईयर 2 मिलेगा। रेवेन्यू भी टिल ईयर 2 आएगा। अगर सिर्फ ईयर 2 का चाहिए
तो जितना भी ईयर 2 का टोटल खर्चा है उसमें से ईयर 1 का माइनस कर देना, जितना भी रेवेन्यू बुक करने को आ रहा है उसमें से ईयर 1 का माइनस कर देना। तो मैंने वो करके दिया हुआ है आपको। ईयर 3 में जो भी ईयर 1 ईयर 2 में बुक किया माइनस कर देना, सिंपल। तो ये इसमें बाकी कुछ बचता नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात ध्यान रखना 80% पैसा आ रहा है, उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सिर्फ एक चीज़ जरूरी है कि मैंने रीड्राफ्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन को, क्योंकि है ना थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया मेरी किताब में, है ना। तो इसका आप है ना अगर मेरी क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो तो ये मत देखना, आप यहाँ देख लेना प्लीज़, मैंने रीड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सिंपल है, एग्जैक्टली सेम है। इसमें से एक पॉइंट बताना है मुझे। आपको दिया हुआ है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज, ये आपका रेवेन्यू है 35,000 रुपीज़, ठीक है। फिर खर्चे वर्चे दिए हुए वो सब सिंपल है। इसमें एक बात बोलिए नीचे आके, एस्केलेशन इन कॉस्ट इज बाय 8%, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल एस्केलेट बाय 8%, ठीक है। तो इसमें एक अजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो टोटल खर्चा आपको दिया हुआ है, मतलब ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड प्लस फ्यूचर कॉस्ट, ये मिला के आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। देखो मैंने किया हुआ भी है इधर, जो भी मेरा वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है मिला के जो फ्यूचर कॉस्ट है मिलेगा टोटल कॉस्ट, इसमें अलग से 8% मत जोड़ना। इट इज अज्यूम दैट द एस्केलेशन इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन दिस टोटल कॉस्ट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेवेन्यू, जो 35,000 का रेवेन्यू दिया हुआ है, इट इज अज्यूम दैट रेवेन्यू में एस्केलेशन आना बाकी है। तो ये आपको याद रखना है। देखो हर चीज़ ICI में ना लॉजिकल तो होती है, बट कभी कभी अजम्पशंस है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, okay, that in case of revenue, the revenue amount given is not you can say after taking the effect of 8%। तो जैसे रेवेन्यू 35 दिया हुआ है तो आप 35 मत लेना, आप 35 प्लस 8%, मैं अगर करूँगा 35,000 प्लस 8%, 37,800 ये कंसिडर करना और उसके बेस पे रेवेन्यू निकालना। बट जब कॉस्ट लोगे तो कॉस्ट में एस्केलेशन मत ऐड करना, ये मैंने लिख के दिया हुआ इधर, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है देख लो। मेहता लिमिटेड हैज अंडरटेकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन वेरिन ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 3 years। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, अच्छी बात है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ ऑलरेडी। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अच्छा तो अगर ये जो कॉस्ट है वो इरेलीवेंट है, जब अपने पास ईयर 1 में नया एस्टिमेट है तो वो कंसिडर करना, ठीक है। बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। कॉस्ट इनका टिल डेट दिया हुआ 161। अच्छा ये जो 805 है ये टोटल दिया हुआ है। देखो मैंने क्या बताया था, या तो करंट ईयर का देगा, फ्यूचर का देगा, टोटल निकालना पड़ेगा। यहाँ करंट ईयर का दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो फ्यूचर वगैरह मत निकालना, जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का तो कैलकुलेशन बड़ा इजी है, आप यहीं देख लो मेरे साथ। फर्स्ट ईयर में लॉस मेकिंग तो नहीं है, ये मेरा कॉस्ट है, एस्टिमेटेड दिया हुआ नहीं है, टोटल आपको मिल गया। परसेंटेज निकालोगे 20%, कॉस्ट बुक किया, 20% रेवेन्यू बुक किया, कहानी खत्म, सिंपल, ठीक है। फिर आप आओगे ईयर 2 में। ईयर 2 में भी सेम डेटा है, आपको आता है वो चीज़। ईयर 2 में क्या बोलता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू 20 से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज इन कॉस्ट 15 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। करंट ईयर में खर्चा कितना किया है, ईयर 2 में 584 का किया हुआ है। वो बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर 2 उसमें से 10 CR ऐसा है जो यूज नहीं किया है, तो ईयर 2 से माइनस कर देना। सर ईयर 3 में ऐड करूं क्या, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हमने क्या माना है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो ये जो 10 माइनस किया है वो ईयर 3 में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, अलग से मत ऐड करना। तो ये सब क्वेश्चंस में ईयर 2 ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ईयर 2 करके दिखाऊंगा आपको, एक बार जरा देख लेना। ईयर 2 यहीं किधर करके दिखाता हूं मैं, इधर करके दिखाता हूं आपको ईयर 2 आजू बाजू में इधर, ठीक है। देख लो एक बार। तो जब मैं ईयर 2 की बात करूंगा तो लॉस मेकिंग तो वैसे भी था नहीं। फिर आप निकालोगे मेरा कॉस्ट करंट ईयर का कितना है, तो इट विल बी 584 माइनस 10 था ना, एक बार जरा देखने तो मुझे, हाँ इट वॉज 584 माइनस 10, तो इट विल बी 574, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा आप निकालोगे परसेंटेज कंप्लीशन, तो आप बोलोगे 574 डिवाइड बाय, जब टोटल लोगे तो 805 तो था टोटल कॉस्ट, बट देयर इज अ एस्केलेशन बाय 15, तो ये ऐड करना, तो ये 820 आ जाएगा इनटू 100। कुछ तो मिलेगा परसेंटेज, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, परसेंटेज आती है मान लो 70%, ठीक है। अब आप रेवेन्यू बुक करोगे, ठीक है। तो जब आप रेवेन्यू बुक करोगे तो आपके रेवेन्यू में भी एस्केलेशन हुआ है। पहले आपका रेवेन्यू वाज 920 से बढ़ गया अब वो, तो आप 920 पे 70% लगाना, तो कितना आ जाएगा, 920 का 70% विल बी 644। अब ईयर 2 में रेवेन्यू ईडी की तरह पूरा पूरा मत बुक करना, ये तो टिल डेट का है, ये टिल ईयर 2 का है, टिल 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 ईयर 2 का है, तो उसमें से ईयर 1 का माइनस कर देना। सेम अप्लाइज टू कॉस्ट, तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें से, सॉरी इधर टोटल कॉस्ट है ईयर 1 का माइनस कर देना, टोटल रेवेन्यू ईयर 1 का माइनस कर देना। ईयर 3 में तो सिंपल है,
जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से ईयर 1 और 2 का माइनस करना, कॉस्ट में भी ईयर 1 और 2 का माइनस करना। वापस बता दूं, आप P&L के फॉर्मेट में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने क्लास में दोनों फॉर्मेट सिखाया है, क्योंकि आपको जो जमता है वो करो फिर, ठीक है। ये हो गया सर अपना इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए सर। वाओ सर, मजा आ गया। अब इसमें एक मजेदार और एक चीज है, एमसीक्यूज। एमसीक्यू में एक जगह ध्यान रखना, एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सब इजी है, बट एक डिस्कस कर रहा हूं मैं, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, आप ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करना, यू विल कम टू नो। इसमें करंट ईयर में रेवेन्यू कितना बुक करेंगे वो पूछा है, कॉस्ट एक्सपेंस कितना बुक करेंगे वो पूछा है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपके P&L में ऐसा है कुछ, कॉस्ट मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉस्ट 30 है, ठीक है, मान लो रेवेन्यू 25 है, लॉस आपने 10 का बुक किया है, तो यहाँ प्रोविजन मान लो 5 का है, रैंडमली लिया है मैंने। तो अगर आपको पूछे ऐसे वाले P&L में कि एक्सपेंस कितना है, तो सिर्फ कॉस्ट मत बताना, बिकॉज एक्सपेंस साइड में कॉस्ट भी है और प्रोविजन भी है, तो टोटल एक्सपेंस 35 होगा आपका। याद है ना, जब लॉस आता है तो हम प्रोविजन ही बुक करते हैं ना, तो जब ऐसे केस में एक्सपेंस पूछे तो यहां सिर्फ कॉस्ट देखोगे 30 था इस वाले एमसीक्यू में, बट जब आप कॉस्ट प्लस प्रोविजन करोगे तो वो इसके हिसाब से 36 आता है इस एमसीक्यू में। ये तो मैंने अमाउंट रैंडमली लिया, रैंडम अमाउंट से, जस्ट टेलिंग यू। एक्सपेंस पूछे ना लॉस वाले केस में, प्रोविजन वाले केस में, तो ये भी ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़। सेकेंड चीज़, कभी कभी क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन करने में ना कोई मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो मशीन का जो डेप्रीसिएशन है वो भी कॉस्ट में ऐड करना। क्या करना, वो भी कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। ध्यान रखना है चीज़ का। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बोला हुआ है कि आपने मटेरियल खरीदे 80 लाख के, 30 अनयूज्ड है, तो 50 लाख का खर्चा हो गया मटेरियल का, लेबर हो गया आपका 60 का। अब वो बोलता है मशीन 3 साल की मैंने यूज़ करी, ठीक है, कॉस्ट 100 लाख है, यूजफुल लाइफ 15 साल है। अब पूरा 100 लाख मत ऐड करना ईडी की तरह, इसमें से आप क्या करोगे, 3 साल ही मशीन को यूज़ किया ना आपने, तो सिर्फ 3 साल का डिप्रीसिएशन आप ऐड करना, तो वो आप ऐड करोगे, ठीक है। फिर फ्यूचर की कॉस्ट ऐड करना, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तुमको समझा? इसमें सिर्फ ये पूछा है कि लॉस कितना बुक करना है कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ टोटल कॉस्ट इतना है, रेवेन्यू वॉज 200 लाख, तो लॉस आएगा 10 लाख का, वो बाकी सब संभाल लोगे आप, ओनली द डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट वॉज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद अपना AS 7 का रिवीजन होता है ख़त्म। अगर आपने शिद्दत से देखा है तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आया होगा। पूरी कोशिश की आपको सच्चे समझाने की। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे दोबारा देखना है, यूट्यूब पे रिवीजन, आप ही का है रिवीजन, जितने बार चाहिए उतने बार देखो, मज़े करो। लेकिन ये मज़े अकेले अकेले मत करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना। और जब आप प्रेम से मेरे साथ AS करोगे, अपने AK भाई के साथ AS करोगे, तो हर चैप्टर खत्म करने के बाद प्यार से बोलना AK भाई साहब, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, एंड मोर रिविजन्स कमिंग योर वे एज एंड व्हेन आई गेट टाइम, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड मोर, बट वो तभी होगा जब आप इसको शेयर करोगे, प्यार दिखाओगे, कमेंट करोगे, और सब्सक्राइब किए बिना मत देखना। बाकी सब ये सब जो कंटेंट है, मैं जो फाइल्स वगैरह है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखा है तो कमेंट में बता जरूर देना कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।